एमआर सर, पिछली क्लास में हमने वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड लेना सीखा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, 2D मोशन। मोशन इन अ प्लेन को हम कहते हैं 2D मोशन। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से साहब 2D मोशन की? अगर मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और एक ऑब्जेक्ट लाइन पे चल रहा है, एक लाइन पे ऑब्जेक्ट चल रहा है जहां पे ऑब्जेक्ट का x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ये 1D मोशन होगा या 2D? सोच के बताओ। तो ये तो 2D लग रहा है ना, प्लेन में चल रहा है ना, एक लाइन पे चल रहा है। 1D का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। 1D को क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे तो चल रहा है पार्टिकल, 1D मोशन होगा। अब कहेंगे सर इसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। बेटा x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर 2D मोशन का डेफिनेशन क्या होगा फिर? 2D मोशन का डेफिनेशन होगा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलते चलते अगर अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को रत्ती भर चेंज करता है, थोड़ा भी चेंज करता है, तो 2D मोशन हो जाए। मतलब ऑब्जेक्ट जब कर्व पे चलता है ना, उसको कहते हैं हम लोग 2D मोशन। मान लो ऐसे चल रहा है ऐसे घूम गया, अब ये 2D हो गया 2D हो गया। प्लेन में चल गया, ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहा इसका। डायरेक्शन ऑफ मोशन जब भी चेंज होगा तो मोशन 2D हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है ये सर्कुलर पाथ। हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो पार्टिकल को यहां से मान लो तुमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, तो पहले भी किया है लेकिन एकदम ऊपर किया था। वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, तो पार्टिकल का स्पीड कम होता होता गया था ऊपर और फिर रुक के नीचे आता, स्ट्रेट लाइन मोशन था। लेकिन अगर आप वेलोसिटी इधर दे दो और आप जानते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है, तो इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा। देखो हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे कि ये मोशन इन अ प्लेन हो गया। तो पहले भी आपने मोशन इन अ प्लेन पढ़ा होगा, 2D मोशन पढ़ा है। अब मेरा पहला सवाल है, 2D का कोई इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आप यहां पे 2D मोशन पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक ही साथ x और y में डायरेक्शन चेंज करते हुए चल रहा है, कर्व पे चल रहा है। तो इज इक्वेशन ऑफ 2D मोशन, इक्वेशन ऑफ 2D मोशन क्या होता है? मेरा सबसे पहला सवाल, इक्वेशन ऑफ 2D मोशन क्या होता है? हमारे पास 1D का इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू कैन नॉट अप्लाई दिस इन अ 2D। एक ही साथ इसको आप 2D में अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको 1D में ही अप्लाई कर सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at। अरे यहां पे x का वेलोसिटी लेते हैं, x का एक्सीलरेशन लेते हैं, ठीक है ना। और भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वैलिड फॉर 1D, लेकिन हमें यहां क्या पढ़ना है? 2D। 2D मोशन, 2D मोशन में क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं? पहला सवाल है मेरा, सर 2D के लिए अलग से इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन किया है या नहीं किया? मेरा सवाल है ये। तो ढूंढो, सोचो, याद करो, पहले तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं किया है। 2D के लिए कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होता है, नो। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 2D, नो, देयर इज नो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 2D मोशन। तो 2D मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है ही नहीं, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, ये बात अगर आपको फील नहीं आ रही तो इसको फील दिलाता हूं मैं। जब मैं आपको कहता हूं कि डबल डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन, जैसे साइन थीटा का डबल डिफरेंशिएशन करो, तो डबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर ये होता है, और ये मान लो यहां पे तुमने रख दिया साइन एक्स। अब साइन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, करो, डायरेक्ट करो, कोई फॉर्मूला है, आंसर लिखो, नहीं कर सकते। तो डबल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो डबल डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं होता डबल डिफरेंशिएशन का। बेसिक कंसेप्ट समझो। अब आंसर निकाल लेना और कंसेप्ट समझने में फर्क होता है थोड़ा। मैं कह रहा हूं, क्या आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो? डबल डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला होता है क्या, जैसे सिंगल डिफरेंशिएशन का कुछ होता है? नहीं होता। आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको सिंगल करना ही पड़ेगा। जैसे स्टेप बाय सीडी जैसे होता है, अगर आपको ऊपर जाना है तो एक एक करके चढ़ना पड़ेगा। तो अभी एक बार ही डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? साइन एक्स का एक बार करना पड़ेगा, यहां आपको करे बिना आंसर नहीं निकाल सकते। डबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर था ना, सिंगल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएशन ही आपके पास ऑप्शन है। फील आया इस बात का? उसी तरीके से यहां पे देखो, 2D मोशन के लिए जैसे डबल डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2D मोशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं बना 2D मोशन के लिए।
कोई ऐसा फॉर्मूला आज तक पैदा ही नहीं लिया, हमने पढ़ा ही नहीं, हमने डिफाइन ही नहीं किया जो 2D मोशन के क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व कर दे। यहां तक आए। अभी धीरे धीरे मैं तुम्हें फील दिलाते लेके चल रहा हूं। पहले मैं तुम्हें समस्या बता रहा हूं, सारी समस्याएं समझ में आएंगी ना, फिर देखना 2D मोशन कितना आसान हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, हमने वेक्टर क्यों पढ़ा और क्या पढ़ा, मोशन में उसका यूज कैसे होगा। हमने वेक्टर में मेनली क्या पढ़ा है, हमने वेक्टर में पढ़ा है कि एक वेक्टर मुझे इधर पता हो, उसका कंपोनेंट लेना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट तोड़ना। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लग रहा हो एक्स वाई प्लेन में, थीटा एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल पे, और मुझे ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ एक्स में ही देखना है, ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ एक्स में ही देखना है, तो हमको इस फोर्स का या इस एक्सीलरेशन का एक्स का कंपोनेंट लेना आना चाहिए। मतलब इसका कंपोनेंट लिया हमने। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट। मतलब हमने उसको फोर्स को ब्रेक कर दिया, दो हिस्से में तोड़ दिया। अच्छा, दो हिस्से में हमने तोड़ दिया। अच्छा, और अगर मुझे दो हिस्से का टूटा हुआ, जैसे इधर का वेलोसिटी और इधर का वेलोसिटी पता हो, ये वाई का वेलोसिटी और ये एक्स का वेलोसिटी, अगर मेरे से नेट वेलोसिटी पूछे तो नेट वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना भी हमने सीखा है। मतलब वेक्टर को जोड़ना सीखा है। हमने क्या सीखा है, वेक्टर को तोड़ना, कंपोनेंट लेना, वेक्टर को जोड़ना, कंपोनेंट्स पता हो तो नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। ये दो चीजें हम सीखिए। हम इसका यूज कैसे करेंगे, इसका क्या यूज हो सकता है, ये हमने पढ़ा ही क्यों है, क्यों पढ़ा भाई, तो क्यों पढ़ा उसका जवाब अब मैं देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। और ये फील आ जाएगा कि असल में वेक्टर का यहां पे यूज ही क्या है। अब मेरी बात सुनना, 2D मोशन, मोशन इन अ प्लेन जैसा कोई मोशन नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे क्या बक रहे हो, क्या मतलब क्या समझाना है, कंफ्यूज कर रहे हो, समझा कम रहे हो। मेरी बात सुनना, अब तुम उस स्थिति पे आ गए हो, अब तुम्हें हर एक कंसेप्ट सीधा तुम्हारे दिमाग तक जाएगा। मेरी बात सुनना, 2D मोशन जैसा कोई मोशन ही नहीं होता। There is a no 2D motion. There is a no motion like 2D. There is a 1D motion. 1D motion along x-axis plus 1D motion along y-axis. मोशन जो होता है ना, वो होता है 1D का अलग और दूसरा 1D का अलग, एंड these two 1D are independent upon each other. ये थोड़ा भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। हमें भले ही सॉल्व करना होता एक साथ, लेकिन दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक्स एक्सिस का जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के एक्सीलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे तुम कितनी भी वाई में एक्सीलरेशन दे दो, वाई में उसका इफेक्ट होगा, एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और वाई एक्सिस की वेलोसिटी पे एक्स एक्सिस के एक्सीलरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा वो एक्स की वेलोसिटी डिसाइड नहीं करेगा। एक्स की वेलोसिटी की औकात नहीं है कि वाई में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा दे। और एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट कितना जाएगा, ये वाई की वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मतलब ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। लेकिन सर सवाल में, मेरी बात सुनना, मजा आ जाएगा, लेकिन सर सवाल में तो दोनों का इंफॉर्मेशन कंबाइंड दिया होता है, कंबाइंड इंफॉर्मेशन दिया होता है 2D का। सर सवाल में तो हमें 2D होता हुआ दिखाई देता है, सवाल में तो हमें 2D जैसा दिखता है। आहा, इसीलिए तो वेक्टर पढ़ा है, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, सवाल को तोड़ दो। बिना तोड़े सॉल्व नहीं होगा। डायरेक्ट 2D का इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होता, डायरेक्ट 2D का इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होता। सवाल होगा 2D का, होगा, तुम्हें दिखेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है। 2D का मोशन दिखेगा, तुम्हें तोड़ना पड़ेगा उस मोशन को। जैसे 2D का मोशन दिखे, ये 2D का मोशन दिखे, तोड़ दो उसको, अलग अलग तोड़ दो, डिवाइड कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। जब रिलेशन ही नहीं रखते एक दूसरे के साथ, तो साथ में क्यों घूम रहे बे, क्यों है साथ में? एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, एक दूसरे का साथ उनको देना है नहीं। कभी ऐसा होता कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट वाई की वेलोसिटी से हो जाता, तो हम मानते कि चलो कभी कुछ हो पाएगा इनके बीच, लेकिन इनके बीच कभी कुछ नहीं हो पाएगा। 90 डिग्री पे, जब 90 डिग्री पे चल रहे होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर मैं फोर्स लगा दूं, इधर एक्सीलरेशन दे दूं, इस एक्सीलरेशन की औकात नहीं है कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट डाल पाए। फील करो इस बात को। मतलब सर आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैं समझाना चाह रहा हूं 2D मोशन दिखेगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज, कैलकुलेशन वाइज 2D जैसा कोई चीज होता ही नहीं, वो होता है 1D + 1D। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा।
यूजिंग कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट लेके। फील आया इस बात का? अच्छा सर, तोड़ लिया। फिर 1D, एक एक्स एक्सिस वाले 1D को एक्स एक्सिस वाले 1D के इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर वाई एक्सिस में अलग से 1D का इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, अलग से वाई एक्सिस में। जब एक्स और वाई का दोनों का रिजल्ट आ जाएगा तो हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पता होंगे, फिर मैग्नीट्यूड वाले कंसेप्शन को जोड़ना पड़ेगा, फिर मैग्नीट्यूड वाले कंसेप्शन को जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से ना तो मैंने कभी किताबों में पढ़ा और ना ही मैं जब पढ़ता था तो मुझे टीचर ने ऐसे समझाया। ये पढ़ा पढ़ा के खुद ही फील हुआ। जब 50-100 सवाल करते हैं ना, तब जाके महसूस होता है कि इस तरीके से बच्चे को दिक्कत आती है और इस तरीके से बच्चे को समझाना चाहिए। ये है समस्या बेटा। और इसको मैं अब फिर बार बार बोर्ड पे लिख नहीं सकता, ढंग से थोड़ा सुनो। तुम्हें क्या क्या लिखना है सुनो। अगर हम 2D का सवाल देखते हैं, क्या देखते हैं 2D का सवाल, तो पहले कंपोनेंट के मेथड से उसको अलग अलग लिख लेंगे, अलग अलग तोड़ लेंगे। कंपोनेंट के मेथड से उसको 1D + 1D में डिवाइड करेंगे। लिखो पहला स्टेप, 2D मोशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप, कंपोनेंट्स के मेथड से उसको 1D + 1D में ब्रेक करेंगे। देन 1D का इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों में अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। फिर मैग्नीट्यूड के मेथड से दोनों को मिला देंगे। इसीलिए वेक्टर पढ़ा, और इसीलिए वेक्टर में तुमने कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट पढ़ा। क्या पढ़ा? कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट पढ़ा। तुम्हें अब समझ आया? अब एक चीज और, क्या ये 2D मोशन 1D से आसान होगा? हाँ। कैसे? देखो 1D मोशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट पाथ रिट्रेस करेगा उसका कंसेप्ट, फिर रेशियो वगैरह। यहां पे ये सब कुछ नहीं है। तो सर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बस तोड़ना और जोड़ना है। और अगर तुम्हें वेक्टर का फील आ गया ना, तोड़ना और जोड़ना, तो तुम्हें 2D का सवाल मोशन का कम वेक्टर का ज्यादा लगेगा, मोशन का कम वेक्टर का ज्यादा लगेगा। 2D में असल में s बराबर ut + ½ at², v बराबर ut से ज्यादा कंसेप्ट यूज ही नहीं होता। बताओ समझ आया कि 2D आसान है? तो इससे ज्यादा कंसेप्ट होता ही नहीं। लाओ ढूंढ के दिखा दो नीट में, अभी मैं सारे सवाल करा दूंगा नीट के। हाँ, होता ही नहीं इससे ज्यादा सवाल। तुम्हें ये यूज करना है, s बराबर ut, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, v बराबर at, ये यूज करना है। देखिए थोड़ा सा वेक्टर के फ्लेवर के साथ, थोड़ा सा वेक्टर के फ्लेवर के साथ सवाल होगा 2D का। तोड़ दो 1D + 1D में, दोनों 1D को अलग सॉल्व करो, फिर कंपोनेंट से ऐड कर दो। आओ देखते हैं सवाल। समझ आया? फील आया? 2D को आसान मैंने बना दिया। अब सवाल करा के मैं एकदम फील करा देता हूं, लेकिन उससे पहले, सवाल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन और। जैसे मान लो मुझे एक्स एक्सिस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से लगेगा। एक्स की फाइनल वेलोसिटी, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी, एक्स की एक्सेलरेशन इनटू टाइम पे डिपेंड करेगी। अच्छा, वाई का फाइनल वेलोसिटी, वाई के इनिशियल वेलोसिटी प्लस वाई का एक्सेलरेशन इनटू टाइम पे डिपेंड करेगा। क्रैम्प आ गया, इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मान लो मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए, तो नेट फाइनल वेलोसिटी एक्स का वेलोसिटी आई में। अब मैं इन दोनों को लिख तो रहा हूं एक इक्वेशन में, लेकिन ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, आई का जे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप कह सकते हैं स्पीड, तो √u(x) का होल स्क्वायर प्लस uy का होल स्क्वायर, ऐसे निकले। समझ आया कि नहीं आई ये बात? अब आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर देखना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है? सर डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो डिफाइन करता है कहाँ और किधर, है ना? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन। मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस में कुछ vx से चल रहा है, वाई एक्सिस में कुछ vy से चल रहा है, यही तो नेट वेलोसिटी होगा। कितना तो फील दिलाया तुम्हें वेक्टर का कल मैंने। अब मान लो एक्स एक्सिस से इसका एंगल है कुछ अल्फा, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं tan अल्फा = vy/vx। लेकिन याद रखिए ये एक्स एक्सिस से डायरेक्शन बता है, अगर वाई एक्सिस से डायरेक्शन पूछता तो आप ये वाला एंगल निकाल लेते। कोई खास बात नहीं है, एक्स से निकाल लो, 90 - अल्फा कर दोगे तो वाई से एंगल आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे निकलता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब ये होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में आपने पढ़ा था, 2 वर्ड में मैंने वेलोसिटी डिफाइन कर दिया, हाउ फास्ट एंड वेयर।
किधर, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, मतलब किधर मोशन में है। चलो ठीक है सर। अब मान लो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस करेगा, वो एक्स की वेलोसिटी और एक्स की एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, देखो इस तरह से। और वाई में कितना डिस्प्लेस करेगा, ये वाई की इनिशियल वेलोसिटी इनटू वाई के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा वो होगा एक्स का डिस्प्लेसमेंट आई कैप प्लस वाई का डिस्प्लेसमेंट जे कैप। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं वेक्टर के कंसेप्ट को यूज करके, लेकिन एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन तुम 1D में लिखो, एक्स में लिखो, वाई में लिखो, लेकिन ये वैलिड कब है सर? ये वैलिड होगा जब हम बात कर रहे होंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लेकिन जब वेरिएबल एक्सीलरेशन हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया हमने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कोऑर्डिनेट को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ऑब्जेक्ट कहीं स्पेस में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आई, एक्स में कितना आगे है और वाई में कहां पे है, ऐसे डिफाइन करता है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। ऐसा बिल्कुल मत करना, अगर ऐसा कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इस आई और जे का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। तो बता रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर, सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, वेक्टर के कंसेप्ट ऐड करना पड़ेगा। डी आर बाई डी टी होगा इसका आपका नेट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होगा डी एक्स बाई डी टी होगा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आई कैप, ये होगा बेटा वाई एक्सिस की वेलोसिटी जे कैप, दैट्स इट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो बेटा ये होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एक्स, एक्सेलरेशन एक्स का आएगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, वाई का एक्सेलरेशन आएगा। तो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके। अच्छा सर, अगर वेलोसिटी दिया हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बस तुम एक्स और वाई का अलग अलग ध्यान रख लो ना बेटा, कोई खास बात नहीं। जैसे मान लो मैं वेलोसिटी देता हूँ वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, जे यहाँ पे तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। आप इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ तक आए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन एक लिमिट में होगा बस, है ना, और डिफरेंशिएशन एक इंटरवल में होता है, कोई खास बात नहीं है। चाहो ना तो तुम ऐसे कर लो इसको ना, जैसे तुम्हें कंफ्यूजन हो इंटीग्रेशन करने में कि दो दो टर्म आ रहे हैं, तो ऐसे कर लो, सीधा लिखो डी एक्स बाई डी टी होता है तुम्हारा वी एक्स और डी वाई बाई डी टी होता है तुम्हारा वी वाई, ये दोनों अलग अलग चले जाएंगे क्या। अब यहां से डी एक्स बराबर लिखो वी एक्स इंटू डी टी, दैट्स इट। और ये हो जाएगा dy बराबर वी वाई इंटू डी टी। यहां से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, दैट्स इट। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है रामलाल, कोई खास बात नहीं है। अब अपन करेंगे सवाल, नीट का पूछा हुआ सवाल है, नीट 2013 और 14 में पूछा था, आपको ये सवाल कहीं भी मिल जाएगा लास्ट ईयर में। क्वेश्चन देखिएगा, अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, जे कैप है ना, अरे रामलाल जे कैप है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइप करने में हो जाता थोड़ा थोड़ा, ये जे कैप है बेटा, 2D मोशन का पहला सवाल है, दोनों जे कैप है, आई एम सॉरी, इसको ठीक कर दिया मैंने। देखिएगा सवाल, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.4 आई कैप, देखिए एक्सेलरेशन क्या है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। अब ये टाइम कौन से एक्सिस का है, टाइम कॉमन होता है, टाइम दोनों के लिए तो कॉमन होगा। ऑब्जेक्ट मान लो यहां से यहां पहुंचा तो एक्स में इतना गया, वाई में इतना गया, जितने देर में एक्स में चला उतनी देर में तो वाई में चला, तो टाइम दोनों का कॉमन होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखो बेटा वेलोसिटी एक्स का भी दिया है और वाई का दिया इनिशियल, तुम एक्स की वेलोसिटी को अलग ले लो, वाई की वेलोसिटी को अलग ले लो, एक्स के बारे में ही बात करो सिर्फ। और जब तुम एक्स के बारे में हम बात करेंगे तो हमें वाई से कोई मतलब नहीं है। एक्स की फाइनल वेलोसिटी, एक्स का इनिशियल वेलोसिटी, v बराबर u प्लस एटी अप्लाई कर रहा हूं, u बोलो क्या है, एक्स वाला 3 सर,
प्लस एक्स का एक्सेलरेशन बोलो 0.4 इंटू टाइम बोलो 10, तो 0.4 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 4 और प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आई कैप। ये है 10 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस की वेलोसिटी। अरे बेटा v बराबर u प्लस ए टी लगाना आपको आता है कि नहीं आता है बोलो? आता है। तो ये पूरा मैंने एक्स एक्सिस के लिए लगाया है। एक्स की इनिशियल वेलोसिटी ये वाली है, एक्स का इनिशियल एक्सेलरेशन ये वाला है, और टाइम 10 सेकेंड में आपको आंसर निकालना है। v बराबर u प्लस ए टी लगाया। अब y के लिए यही चीज लगा दो, y का फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू y की इनिशियल वेलोसिटी देखो 4 प्लस y का एक्सेलरेशन 3 मल्टीप्लाई 10, तो बताओ क्या हो जाएगा 7 j। अब हमें चाहिए क्या, मेरे से क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। देखो सबसे पहले समझो, अब x और y का तो नहीं बोला, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला है, तो हो जाएगा x एक्सिस का 7 i क्या है प्लस 7 j क्या। 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14 नहीं लिख सकते। हमें मैग्नीट्यूड निकालना मैंने बहुत एक प्रेम से सिखाया था आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर 49 और 7 का होल स्क्वायर 49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7√2। और आपको कैसे पता ये 7√2 ही आएगा? बेटा मुझे ऐसे पता है कि 7√2 आएगा क्योंकि मैंने आपको सिखाया है सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का जब मैं 90 डिग्री पे एडिशन करता हूँ तो आता है 7√2, 30 डिग्री पे करता हूँ तो √3 7 हो जाता, 60 डिग्री पे होता, तो 120 डिग्री पे 7 और 7 का सम 7 होता है, 90 डिग्री पे 7 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं तो इसको सॉल्व कर लो ना, मैथमेटिक्स से तो लिखा। समझ आया? तो इसमें तुम्हें 1D से मुश्किल कहाँ लगा बताओ? हाँ मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअली थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। आपने 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, लेकिन लगाया भी तो क्या दे कि यार v बराबर u प्लस ए टी लगाया है, आसान इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। ये देखो, a position of vector, position vector of any object any at time t, मतलब r position vector r at any time t is given as, देखो बेटा r position vector given है 3t स्क्वायर i कैप, 3t स्क्वायर i कैप प्लस, देखो यहाँ पे प्लस 6tj का, थोड़ा दूर दूर ही लिखा है, ये i वाला और ये j वाला। इसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, नीट का पूछा हुआ सवाल है, सॉल्यूशन देखना बेटा मजा आ जाएगा। its velocity along y axis has the magnitude। पोजीशन वेक्टर उसने बता दिया, इसने पूछा कि y एक्सिस की वेलोसिटी बताओ। बेटा पोजीशन वेक्टर में ये क्या होता है, x कंपोनेंट x पोजीशन, ये y पोजीशन। अब मैं x का डिफरेंशिएट करूंगा तो x की वेलोसिटी मिलेगी, और y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करूंगा तो y की वेलोसिटी मिलेगा, y की वेलोसिटी मिलेगा। ये देखो क्या बताया है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करा तो x की वेलोसिटी आया, और इसको डिफरेंशिएट करा तो y की वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज इन y इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और ये y की वेलोसिटी पूछा। देखो सवाल में ऐसा भी होता है कि 2D का कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होगा, 2D का कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होगा, लेकिन एक ही एक्सिस के बारे में बात कर रहा होगा, तो मैं तो एक ही एक्सिस के बारे में बात करूंगा 60 के बारे में, तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 60 dy/dt इज इक्वल टू 6 बाहर dt बाई dt, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो ये आंसर 6 मीटर पर सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। तो ऐसा महसूस नहीं हुआ यार ये क्या ही पूछ रहा है, क्या सवाल है, क्यों है? तुम्हें तो डिफरेंशिएट करना आता है, आर को डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को तो वेलोसिटी मिलेगा। अब ये याद रखना है बस, एक्स के पोजीशन का डिफरेंशिएशन एक्स की वेलोसिटी, वाई के पोजीशन का डिफरेंशिएशन वाई की वेलोसिटी। अगर ये नेट वेलोसिटी पूछता तो एक्स का डिफरेंशिएशन करके एक्स की वेलोसिटी और वाई की वेलोसिटी निकाल के वेक्टर सम से इसको जोड़ते। मजा आया क्या ये बात? A body having initially position 3.7 3,7, इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स दिया है, x पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं, तो वही कोऑर्डिनेट ऐसा लिखो xi yi, इनिशियल पोजीशन x और y में वो दिया है 3,7, तो x का इनिशियल पोजीशन 3, y का इनिशियल पोजीशन 7, ये तो है। स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4i। एक्सेलरेशन देखना क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ये नहीं बताया मैं किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बता रहा हूं, वो बोला इनिशियल एक्सेलरेशन 4i मतलब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन दिया है, वाई का 0, तो कहां दिया है बे रामलाल, एक्स का उसने बोला 4, वाई का होता तो कुछ बताता ना, यही तो समझना है बस 1D 2D में। उसने बोला कि एक्स में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, तो वाई में नहीं है, इसका कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में, वाई का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये एक्स का एक्सेलरेशन एंड वाई का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, इतना ही समझ लेना है बस काम खत्म। इट्स पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद पोजीशन कोऑर्डिनेट पूछा है।
अगर तुम्हें बुद्धि हो थोड़ा तो बिना सॉल्यूशन के आंसर दे, बिना सॉल्यूशन के आंसर बता दूंगा। सर कैसे बताओ? देखो स्टार्ट्स मूविंग मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ, ये भी आपको देखना था। एक्स का इनिशियल वेलोसिटी और वाई का इनिशियल वेलोसिटी। देखो यहाँ पे बस यही आएगा कि सारे फिजिकल क्वांटिटी को दो दो बार लिखना पड़ेगा, एक्स और वाई का अलग अलग। अब सुनो, एक्स का पोजीशन बोलो कितना था इनिशियल 7, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्स का एक्सीलरेशन सॉरी वाई का इनिशियल वेलोसिटी 0, वाई का एक्सीलरेशन 0, मतलब वाई की वेलोसिटी भी 0, वाई का एक्सीलरेशन भी 0, तो वाई के कोऑर्डिनेट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जब चलेगा कैसे? वेलोसिटी भी 0, एक्सीलरेशन होता तो एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी डेवलप होता। इसका मतलब 7 के 7 पे ही रह जाएगा, तो ये आंसर गलत और ये भी आंसर गलत। अरे भाई ये 7 का 7 ही रह जाएगा ना, वाई फाइनल। यहाँ पे देख एक्स फाइनल कॉमा वाई फाइनल, तो हमें एक्स तो नहीं पता लेकिन वाई पता चल गया 7 ही होगा, क्योंकि वाई में वेलोसिटी 0, वाई में एक्सीलरेशन भी 0, ये 7 होगा। ठीक है, एक्स में वेलोसिटी 0 है बट एक्स में एक्सीलरेटेड है। एक्स में एक्सीलरेशन होने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट में था, एक्स में एक्सीलरेशन होने की वजह से आगे भागेगा, तो एक्स का पोजीशन चेंज होगा, पक्की बात है। अब हमें पता था ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है। एक्स की पोजीशन इनिशियल 3 था और इसने 3 रख दिया, मतलब ये भी गलत और ये सही। 21:7 इज द करेक्ट आंसर। 21:7 मतलब कॉमा 7 इज द करेक्ट आंसर, यही आएगा आंसर। तुम सॉल्व करना चाहो तो एक चीज में सॉल्व कर लो, आंसर यही आएगा। यह है एमआर स्टार। सर हमको नहीं आया, हम तो मजदूरी करेंगे, हमको तो मजदूरी सिखाओ। आओ मजदूरी सीखे। हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स एक्सिस में मोशन देखना होगा। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू एक्स की वेलोसिटी 0 प्लस एक्स का एक्सीलरेशन बोलो कितना है 2, सॉरी 4, एक्स का एक्सीलरेशन 4 इनटू कितने देर बाद देखना है पोजीशन 3, तो 3 का होल स्क्वायर 9, ये 2 कैंसिल होगा, 9 मल्टीप्लाई टू 18, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 3 इज इक्वल टू 18, -3 उधर चला जाएगा तो फाइनल पोजीशन 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21 मीटर। मैं तुम्हें कुछ और बता रहा था क्या? मैंने 21 मीटर नहीं निकाला। देखो जब आप सवाल पढ़ते हो तो ऑप्शन को भी सवाल पढ़ते टाइम ही पढ़ना है। कई बच्चा क्या होता है कि सवाल पढ़ता है फिर उसको सॉल्व करता है फिर ऑप्शन मिलाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिए। आपको सवाल पढ़ना है फिर ऑप्शन देखना है, उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन एलिमिनेशन भी कोई चीज होता है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सवाल पढ़ा और गलत ऑप्शन मुझे दिख रहा है 2-3, तो बचा हुआ सही हो जाएगा ना। सही निकालना जरूरी नहीं है। मैंने 21 मीटर कैलकुलेट नहीं किया, मैंने तो बस ये देखा कि ये दोनों गलत है, क्योंकि वाई का पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए और इसने चेंज कर लिया। ये भी गलत हो गया क्योंकि एक्स का पोजीशन चेंज होना चाहिए, इसने एक्स का पोजीशन चेंज नहीं किया, तो बचा हुआ सही होगा। ये आपको करना पड़ेगा अगर आप नीट को। अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये नहीं आता समझ, आप क्या कहते हो, हमें तो यही समझ आता है। बेटा आप समझिए बिल्कुल, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये समझने के बाद आपको एग्जाम में स्पीड बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा स्पीड रखना पड़ेगा। भाई साहब घर पे बैठ के 45 क्वेश्चंस आज तक तुमने 1 घंटे में नहीं किए तो एग्जाम में चमत्कार नहीं हो जाएगा। और एग्जाम में चमत्कार करना चाहते हो तो तुम्हें पहले बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। मैं नहीं कहता ये नहीं आना चाहिए, पहले बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके बाद बुद्धि लगाना भी आना चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर आप जो बताते हो ना उसको 3-4 बार बताओ, उसी को 3-4 बार कराओ। ऐसा करने से आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनिए। मैं ये सारी चीज़ें आज इसलिए सोच पाया हूँ क्योंकि मुझे फिजिक्स में और फिजिक्स पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है साहब, वो तो है। उसके बाद मैं कंसेप्ट पहले बेसिक कंसेप्ट ही सीखा। जब बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख गया उसके बाद इस तरह के सवाल करने में मुझे मज़ा आने लगा, समझ आया? अच्छा कल वाला सवाल तो मैं भूल ही गया यार। कल एक बच्चे ने जो सवाल पूछा था रेस्ट टू रेस्ट का, 2-3 बच्चों ने उसका सॉल्यूशन भी भेजा था। रेस्ट टू रेस्ट का सवाल पूछा था। सवाल क्या है मैं कराता हूँ एक बार, मजा आ जाएगा देख के जिन्होंने किया होगा ना। अच्छा मजा किसको आएगा एम स्टार में? मजा किसको आएगा? जिसको बेसिक तरीके से करना आता है। तो पहले आपको बेसिक तरीके से सीखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर आप बेसिक बेसिक ही कराओ, तो मैं वही करा दूंगा, फिर वो सारी चीजें छूट जाएगा क्योंकि इतने कम समय में क्या क्या करा सकता है। तो आप भी अपने आप को स्ट्रेच करो। मेरे पास बेटा समय होता है सिर्फ 1.5 घंटा या 2 घंटे में कंटेंट डिलीवर करना है, आपके पास 24 घंटे बचे हैं। सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ना होता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ आपका काम ज़्यादा मुश्किल है, मैं हमेशा ये मानता हूँ
मैं हमेशा ये मानता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई करना। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, मैं मानता हूं, मैं दिल से मानता हूं। क्लास में हर बार मैं यही बोलता हूं। कुछ बच्चों से पूछता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम बताओ क्या है। बच्चा कहता है सर पढ़ाना, क्योंकि सामने मैं खड़ा हूं। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए बच्चे कहते हैं सर पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। नहीं, पढ़ाना मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। बायोलॉजी का बी और केमिस्ट्री का सी नहीं आता मुझे। केमिस्ट्री के 2 सवाल पूछ देंगे, मुझे नहीं आता। बायोलॉजी भी नहीं आता मुझे, बिल्कुल नहीं आता, 0 आता है। मुझे फिजिक्स बस आता है। तो मेरा तो एक काम है बस, फिजिक्स पढ़ाना। वो भी कई टीचर तो फिजिक्स के 4 चैप्टर पढ़ा पाते हैं बस। और पढ़ाना मुश्किल कैसे हो गया? सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई करना, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको उतनी एफिशिएंसी से फिजिक्स पढ़ना पड़ता है जितनी एफिशिएंसी से बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उतनी एफिशिएंसी से केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उन सब के इतने इतने चैप्टर्स और सबको उतनी एफिशिएंसी से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। तो सबसे मुश्किल काम होता है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है पढ़ाई करना। लेकिन बेटा, डॉक्टर अगर बनना है तो मुश्किल काम आपको एक बार करना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि आप कितना कर पा रहे हो, आप ये भी तो सोचो कि दुनिया में जो 16 लाख बच्चे नीट का पेपर देंगे, वो और कितना तुमसे आगे निकल रहे हैं। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का समय आ गया है। आप जब किसी दूसरे को सलाह देते हो ना, तो उससे पहले अपने आप पे भी सोचो कि क्या मैं उस लायक हूं? क्या मैंने इतना मेहनत कर लिया है? आपको भी करना पड़ेगा भाई, आपको ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा, एक बात सोचना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगले साल भी मैं यही मिलूंगा, यही पढ़ाता हुआ किसी गली में। 2 साल बाद भी मैं यही ऐसे ही काम करता रहूंगा, ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा मजदूर की तरह, किसी को पढ़ाता रहूंगा। लेकिन तुम 2 साल में क्या बन जाओगे? 2 साल बाद अगर मेडिकल कॉलेज में चले जाते हो तो तुम तो डॉक्टर बन जाओगे। तुम्हारा लाइफ अभी यहाँ है, तुमको यहाँ पहुंचना है। तो मेरे से तो 4 गुना मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैं 5 साल भी बाद क्या रहूंगा? वही मास्टर रहूंगा, वही कहीं पे कलम घिस रहा होगा। मैं तो यही मजदूरी कर रहा हूँ। लेकिन आप 2 साल या 3 साल बाद कहाँ हो जाओगे? आप जो अभी हो उसमें पाई का फेस डिफरेंस आ जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे। और वैल्यू सिर्फ इंसान के डेजिग्नेशन का होता है, इंसान के नेचर का नहीं होता। आप डॉक्टर बन गए, उस समय आपका जो वैल्यू होगा, मैं भी आपके सामने आऊंगा। आज भी हम अभी 2 साल बाद या 3 साल बाद मैं अगर आपके सामने आता हूँ तो मैं भी ऐसे नजर झुका के खड़ा रहूंगा। क्यों सर? आप डॉक्टर हो, आप बड़े हो, बड़े ओहदे पे हो आप। मैं भी ऐसे ही खड़ा रहूंगा। आज भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पेरेंट्स भी जाते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मैं भी जाता हूँ डॉक्टर के पास, तो बाहर अगर गार्ड है तो उससे तो सीना चौड़ा करके अपन अंदर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के सामने जैसे ही जाते हैं तो जी सर, जी जी सर, ऐसे करते हैं। तो आपके सामने मैं भी इसे इतना ही झुक के बात करूंगा। वो वहां पहुंचना है आपको। तो ये काम बहुत आसान तो नहीं होगा ना, बड़ी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। तो आप जिस काम में हो बहुत आसान नहीं है। और इतना आसान होता तो घर बैठे बैठे 1.5 घंटे का लेक्चर देख के कोई भी बन जाता। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और सुनिए, ये सारी चीजें का सिग्निफिकेंस उसको समझ आएगा जिसने कलम चलाया है। अब अगर मैं इस सवाल का सॉल्यूशन कराऊं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने वो सवाल नहीं देखा है तो इसको, स्क्रीन को आगे ले जाइए। अब सॉरी सर, देखा नहीं, सॉल्व नहीं किया है। मैंने कल ग्रुप में डाला था ना सवाल, एक बच्चे ने डाला था, मैंने बोला बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। मैंने जानबूझ के नहीं कराया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो नीट लेवल पे करा दूंगा तो बच्चे फैल जाएंगे। अभी तो ऐसी ऐसी एमआर स्टार है जो मैं बताता हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट पहले सिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सवालों में नहीं बताता। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुमने पहले किया ही नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने कल वाले सवाल को सॉल्व नहीं किया है, पहले ट्राई नहीं किया है, पहले जो बच्चे ने ग्रुप में डाला था उसको मैंने फॉरवर्ड किया था टेलीग्राम पे, तो आप इसका सॉल्यूशन ना देखें। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। हाँ, जिसने ये सवाल सॉल्व किया है, आओ तुमको तो मजा दिला दूंगा। अब देखो, सवाल ये था कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से कांस्टेंट एक्सीलरेशन चलते हुए कैपिटल टी टाइम तक चला, और उसके बाद कुछ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की वैल्यू नहीं होती, टाइम नहीं पता, टाइम नहीं पता, चल के रुक गया। चल के क्या हो गया? रुक गया। तो कंप्लीट जर्नी का एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी बताओ, कंप्लीट जर्नी का एवरेज वेलोसिटी या स्पीड। अब एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा था, एवरेज वेलोसिटी स्पीड एक ही होगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा,
मैं सीधा आंसर समझा दूंगा और तुम्हें समझ आएगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अगर तुमने पहले सॉल्व किया हुआ है तो देख मजा आ जाएगा। और मजा आया तो ग्रुप में बता देना कि मजा आया कि नहीं आया। मजा आ जाए तो ग्रुप में बता देना मजा आया कि नहीं आया। MR स्टार देख। मेरी बात सुनना, क्या मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। लेकिन एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो सर ये भी एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट है और यहां से यहां तक रिटार्डेशन भी उसने बोला था कांस्टेंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 प्लस 0 बाई 2, एवरेज तो 0 आ जाएगा। ना 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 ना, मेरी बात सुनना। उसने आधे जर्नी का इंफॉर्मेशन बताया कि एक्सीलरेशन ये है और टाइम टी है, आधे जर्नी का बताया और पूरे जर्नी का एवरेज पूछ लिया। आधे जर्नी का इंफॉर्मेशन बता के पूरे जर्नी का एवरेज पूछ लिया, इसलिए सवाल 2-3 बच्चों ने सॉल्व करके भी डाले थे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा था। अब समझना, यहां से यहां तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे तो रिटार्डेशन लगा है ना, और वो रिटार्डेशन की वैल्यू में नहीं पता। वो ए भी हो सकती है और बीटा भी हो सकती है। कई बच्चों ने उसको सेम ले लिया। आप सेम नहीं ले सकते बेटा। उसने ये नहीं बोला है कि सेम रिटार्डेशन से गया है। मेन सवाल आईटी का पूछा हुआ, उसने ये नहीं बोला है कि सेम रिटार्डेशन से गया, उसने बोला कि सम रिटार्डेशन। तो आप इसको ए नहीं ले सकते। क्लियर है? अब सुनो, तो यहां से यहां तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है 0 और कैपिटल टी टाइम के बाद एक्सीलरेशन चल के यहां पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर 80 हो जाएगी। तो यहां से यहां का एवरेज निकाल लेता हूं, आधे जर्नी का एवरेज। तो हाफ जर्नी का एवरेज बोलो क्या होगा? 0 प्लस 80/2, और ये कैपिटल टी टाइम आधे जर्नी का ही है, 80/2। तो ये हो गया 80/2। ठीक है सर, चलो। उसके बाद यहां से यहां के मोशन के लिए मैं सोचूं, यहां से यहां के मोशन के लिए सोचता हूं, सिर्फ आधे मोशन का, सिर्फ आधे मोशन का सोचता हूं, यहां से यहां तक का। तो यहां से यहां तक दूसरा रिटार्डेशन है, वो भी कांस्टेंट है। तो यहां से यहां का एवरेज निकाल लेता हूं। इनिशियल बोलो 80 और यहां पे एक्सीलरेशन रिटार्डेशन जो भी कांस्टेंट है, तो ये 80 और ये 0, तो 80 प्लस 0/2। तो इसका एवरेज बोलो, इसका एवरेज बोलो 80/2। मतलब यहां से यहां का एवरेज बोलो क्या है? 80/2। यहां से यहां का एवरेज बोलो क्या है? 80/2। और इसका एवरेज और इसका एवरेज सेम आ गया। मतलब पहले 5 ओवर में अगर एवरेज 5 का है और दूसरे 5 ओवर में एवरेज रन रेट 5 का है, तो टोटल 10 ओवर का एवरेज क्या होगा? 5। अरे पहले 5 ओवर में 5 के रन रेट से रन बना, तो बोलो कितना रन बना? 25। दूसरे 5 ओवर में, मतलब 6 से 10 ओवर में 5 के रन रेट से बना, तो कितना बना सर? 25 ओवर। तो 10 ओवर में कितना बना? 50। तो 10 ओवर का एवरेज क्या हो गया? 5। अरे भाई कांस्टेंट आ गया। यहां से यहां का एवरेज आया 80/2, यहां से यहां का एवरेज आया 80/2, एवरेज 80/2 80/2 80/2, पूरी जर्नी का 80/2। तो आंसर 80/2, आंसर 80/2। इसका इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है। इसका इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है। और मैं कह रहा हूं, अगर तुमने इस सवाल को सॉल्व नहीं किया, सवाल नहीं पढ़ा, तो नहीं आएगा समझ, मत कर। जिन्होंने किया उनके लिए मैंने समझा दिया है। क्या तो सुनो, यहां से एक्सेलरेशन ए दिया है, टाइम टी दिया यहां तक का। भैया इस सवाल का सॉल्यूशन ना 1.5 पेज में करते हैं लोग, ग्राफ बनाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या करते हैं। भाई साहब नजरिया कहां है तुम्हारा देखने का? ये मैंने बहुत काम का फॉर्मूला बताया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी, बोले यहाँ पे क्या है? 0। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम दिया तो मैक्सिमम वेलोसिटी 80 निकाल सकता है। यहां से यहाँ का एवरेज निकालिए 80/2। यहां से यहां तक नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कुछ a और यहां पे कांस्टेंट रिटार्डेशन है कुछ b। तो यहां से यहां का मैं एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट लगा सकता हूं क्योंकि यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। उसके बाद यहां पे वेलोसिटी कुछ 80 थी और यहां से यहां का कुछ कांस्टेंट रिटार्डेशन है बीटा, हमें नहीं पता कितना, लेकिन कांस्टेंट है। यहां पे फाइनली रुक गया, तो यहां से यहां का एवरेज कह सकता हूं मैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो 80/2। यहां से यहां का एवरेज 80/2, यहां से यहां का एवरेज 80/2, पूरी जर्नी का एवरेज 80/2 80/2 80/2 80/2 80/2 80/2। एवरेज क्या होगा? 80/2, आंसर 80/2। कहां लगे हो बेटा, कहां लगे हो? लगे रहोगे तो लगे रह जाओगे 24 तक, मैंने बताया है। और लगे रहोगे तो 21 के पेपर में बैठोगे, 24 पहुंच जाओगे, MR स्टार लगाओगे, आंसर टिक करके आगे निकल जाओगे। होप सो समझ आया होगा। आगे देखो, अब देखना, ये नीट 2017 का सवाल है। नीट में सवाल कैसे पूछते हैं इसका फील आपको मैं दिला देता हूं। x and y coordinate of the particle at any time are this one. This one are the x coordinate and this one is the y coordinate.
और सुन, तू तो बच्चा है, किसी मास्टर को जाके भी ना ये सॉल्यूशन दिखा देना, लेट जाएगा जाके दिखा देना, किसी मास्टर को भी जाके दिखा देना ये सवाल का सॉल्यूशन ये है, लेट जाएगा एकदम। चल देखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 10t। अब पार्टिकल का x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वो गिवन है, देखो x एंड y। अब आपसे पूछा x एंड y इन द t से एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। मेरी बात सुनना बेटा, x और y अलग अलग होता है, यही मैं समझाते आ रहा हूं। अब ये 2D मोशन है कि 1D? सर 2D मोशन, देखो x कोऑर्डिनेट यहां गिवन है, y कोऑर्डिनेट यहां गिवन है, हमसे एक्सीलरेशन पूछा है, हम मिक्स करेंगे नहीं, दोनों को एकदम अलग अलग ले चलेंगे। अगर x ये दिया होता और एक्सीलरेशन पूछता तो आप क्या करते, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते तो vx आता और ये होगा 5t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4t, ये आता सर एकदम सही। ये स्क्वायर का 2t मल्टीप्लाई टू 4t, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा x का 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप, एंड y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको vy मिलेगा 10 और ay मिलेगा 0, क्योंकि 10 कांस्टेंट आ गया। तो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा x का एक्सीलरेशन माइनस 4 आई कैप और y का 0 जे कैप। तो टाइम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टाइम रखने की जरूरत पड़ी ही नहीं, आपका आंसर हो जाएगा माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सवाल पढ़ने में बहुत भारी भरकम, बहुत ही बढ़िया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, टाइम, इतने टाइम पे एक्सीलरेशन, और जब निकाला तो कुछ निकला ही नहीं। एक्स का एक बार करा तो वी एक्स मिला, इसका करा तो वाई मिला, मैं यही तो समझाते आ रहा हूँ, एक्स का अलग वाई का अलग, वाई का करा तो वी वाई मिला, इसका करा तो जी। थोड़ा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट पोजीशन कोऑर्डिनेट आर दिस, APMT 2014। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट इतना था t0 पे 2,3, फिर t इज इक्वल टू कुछ 2 सेकेंड पे इतना था, कुछ 2 सेकेंड पे इतना था, फिर 5 सेकेंड पे इतना हो गया। देन एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू 5 सेकेंड। मेरी बात सुनना, जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कहां गया था पार्टिकल। मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, कहीं यहां गया और फाइनली यहां आया, तो हमें तो ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन से मतलब है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बोलो? एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल पोजीशन एक्स का माइनस इनिशियल पोजीशन बटा डेल्टा टी, ये एक्स का एवरेज वेलोसिटी होगा। मैंने बोला एक्स और वाई को अलग अलग सोचो, प्लस वाई का फाइनल पोजीशन माइनस वाई का इनिशियल पोजीशन बटा डेल्टा टी। अब ये सवाल में एक इंटरमीडिएट पोजीशन दे के कोई मतलब नहीं है। बताओ, एक्स का फाइनल पोजीशन बोलो 13 और ये बोलो 2, 13 माइनस 2 11, तो ये आएगा आपका 11 आई कैप। टाइम कितना लगा बोलो? 5 सेकेंड पे है, 5 प्लस फाइनल पोजीशन बोलो 14 और 3, 14 और 3 ये भी हो गया 11 जे कैप बटा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। 11/5 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो 11/5 यहां से कॉमन निकलेगा तो आई कैप प्लस जे कैप, ये आंसर होगा। बेटा अच्छे से फील करना, सवाल 1 2 3 4 5 6 और ऑप्शन सब दिया, 6 लाइन का सवाल है, सॉल्यूशन एक ही लाइन है। नीट यही मैं कह रहा था, नीट ऐसे ही आपसे खेलता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज लेंदी करेगा लेकिन सॉल्यूशन देखो क्या है। अरे भाई एवरेज वेलोसिटी पूछा, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम, एक्स का एवरेज वेलोसिटी। मुझे तो ये भी करने की जरूरत नहीं, ये मैंने प्रॉपर समझाया है तो 2 लाइन का हुआ है, नहीं तो मैंने समझा एवरेज वेलोसिटी 13 माइनस 2 11, 14 माइनस 3 11, 11 आई कैप चेंज इन पोजीशन, 11 जे कैप वाई का चेंज इन पोजीशन बटा टाइम, ये आंसर आ गया बिना किए हुए, बिना सॉल्यूशन किए हुए। क्या तुम्हें अब फील आ रहा है 2D मोशन क्या होता है और उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? समझो इसको। A particle from the origin 0,0 moves in a straight line xy such that its coordinate at a later time is इतना, then path of the particle makes with the x axis। अरे यार, तो स्ट्रेट लाइन का सवाल कुछ पूछ दिया लेकिन 2007 का पूछा हुआ है। देखो ये y है, ये x है, x स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, स्टार्ट ओरिजिन से किया है और किसी यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है 3√3,3, मतलब ये x होता है, ये y होता है, मैक्स विद द x एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये पूछा है। बेटा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ये है तेरा 0,0 और ये है तेरा √3,3। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, √3 x कोऑर्डिनेट है तो ये होगा तेरा √3 और ये होगा आपका 3,
टैन थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है, टैन थीटा इज इक्वल टू 3/√3। ये √3 से कैंसिल होगा, ये आएगा √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत आसान सवाल है, पढ़िए इसको आराम से करिए, कोई खास बात नहीं है। वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू अदर वेक्टर इतना, देन वैल्यू ऑफ अल्फा। अब मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट बता देता हूं। मान लो कोई वेक्टर है ए और उसको बी के साथ डॉट करते हैं, पढ़ाता ही हूं, चलो फील दिला देता हूं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और इसका यूज होता है वर्क एनर्जी पावर में, वहां भी कराऊंगा, 2 बार कराऊंगा। देखो, डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब बस इतना होता है कि मान लो कोई ये वेक्टर है ए और वेक्टर है बी और एंगल है थीटा, तो बी के 2 कंपोनेंट होंगे, बी का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा ए की तरफ जिसको आप कह सकते हो बी कॉस थीटा, और एक होगा ए के परपेंडिकुलर जिसको कह सकते हो बी साइन थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट कहता है कि मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं, इस वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ए बी कॉस थीटा, देखो ए बी कॉस थीटा। इसका डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हो, ए कंपोनेंट ऑफ ए या कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए इनटू ए। ये तो क्या है, बी का कंपोनेंट पैरेलल टू ए, बी का कंपोनेंट ए की तरफ बी कॉस थीटा और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो बी कॉस थीटा ए से मल्टीप्लाई कर दिया। या आप कह सकते हो किसी का भी कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी इंटू बी। ए का कंपोनेंट बी की तरफ ए कॉस थीटा और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ए कॉस थीटा इंटू बी से मल्टीप्लाई। ए डॉट बी इज इक्वल टू द ए बी कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल। इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया 90, तो cos 90 की वैल्यू होता है 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट क्या होगा 0। तो अगर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। अगर मैं कहूं आई डॉट आई, तो आई डॉट आई होता है 1, आई डॉट जे होता है 0। क्यों बेटा, क्योंकि आई एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता, तो 1 इंटू 1, देखो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा 1 इंटू 1 और इनके बीच का एंगल 0, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 1, तो 1 हो जाएगा। आई डॉट जे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। के डॉट के, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1, जे डॉट जे, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1, जे डॉट के, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ये कंसेप्ट है। अब यहां पे क्या बोला सवाल, देखो ये वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना, एक वेक्टर ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है बेटा यहां पे समझना कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप एक वेक्टर है जो कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप इसके परपेंडिकुलर है। तो 2 परपेंडिकुलर के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ए बी इंटू कॉस 90, और कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर कोई 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। बस एक लाइन में सॉल्यूशन देख लो यहां पे, बताओ 2i का 2j के साथ करोगे, जे है ना, जे आई के, बिल्कुल, तो आ जाएगा 0 क्योंकि i डॉट जे होता है 0। 2i का 4i के साथ करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 8 क्योंकि i डॉट आई क्या हो जाएगा 1, फिर i का k के साथ करोगे तो 0। यहाँ पे j से शुरू करेगा j और j, तो ये हो गया 12, देखो 4 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, j डॉट जे 1। अब j का i के साथ 0, j का k के साथ भी 0, चलो हटो, प्लस 8k कैप और अल्फा k कैप, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0 क्योंकि k का j के साथ 0, k डॉट j क्या होता है, देखो यहाँ पे k डॉट j क्या होता है 0। इसको जब इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो 0, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो k डॉट आई 0, k का k के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 8 अल्फा और ये इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे 8 अल्फा, तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 12 माइनस 8 क्या होगा 4, देखना भाई 12 माइनस 8 क्या होगा 4, और 4 उधर जाएगा तो -4, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। देखो
ये देखो अल्फा इज इक्वल टू -1/2। समझ आया? बहुत ईजी है, डॉट प्रोडक्ट का ये कंसेप्ट है। डॉट प्रोडक्ट को एक बार और अच्छे से करेंगे, इसको फील करा के भी पढ़ाऊंगा मैं जब अपन वर्क एनर्जी पावर में जाएंगे तब। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखिए। अच्छा नेक्स्ट मत देखिए, अब यहाँ आइए। आज के लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D का एक बढ़िया एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D के सवाल नीट में कैसे आते हैं और 2D के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब अपने ऊपर पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं at an angle between acceleration and velocity which is not equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, then path followed by the particle is projectile। ज्यादा मुश्किल वर्ड हो गया। मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो, तो जब उसको प्रोजेक्ट करोगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? तो भैया तुम आगे पीछे फेंको, ऊपर फेंको, पीछे फेंको, कहीं भी फेंको, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे डाउनवर्ड लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी प्रोजेक्ट करते हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? नीचे की तरफ। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया नीचे। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया बोलो? नीचे जी। यहां पे क्या हो गया? जी। यहां पे क्या हो गया? जी। किसी भी इंस्टेंट पे उस पे फोर्स नीचे लगेगा और जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। नीचे फोर्स लग रहा होगा और तुमने जो प्रोजेक्ट किया है वो इस एंगल पे किया है, यू वेलोसिटी से ये थीटा एंगल पे। अगर मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल पूछूं तो ये थीटा प्लस 90 हो जाएगा। देखो ना ये 90 तो है, थीटा प्लस 90 हो जाएगा। एंड थीटा प्लस 90 इज नॉट इक्वल टू 180। मतलब अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 0 और 180 हो, यहां पे समझना, इफ एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 डिग्री और 180 डिग्री or 180 degree, then path will be a straight line। path will be a straight line। देख ले भाई, मैंने जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ो। इफ एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 0 और 180 डिग्री, then path will be a straight line। तुम सोच के देख लो, अगर इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऊपर दिया और एक्सेलरेशन नीचे है तो एंगल बोलो क्या होगा? अगर वेलोसिटी मैंने ऊपर दिया और एक्सेलरेशन नीचे है, a बराबर g, तो बताओ इसका पाथ कैसा होगा? यही तो मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने u वेलोसिटी इधर दिया है और एक्सेलरेशन भी इधर दिया है, तो स्ट्रेट लाइन सीधा ही जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अगर एंगल, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अगर एंगल 0 और 180 है, 0 और 180 है, 0 और 180 है, तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ u इज 0 एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, पक्की बात है 200%। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन जर्नी स्टार्ट करता है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ऐसे कैसे? तो मान लो ऑब्जेक्ट है, तू यहां बैठा है, मैं तुम्हें घसीटते हुए आगे ले जाऊं, रेस्ट में था, जिधर मैं घसीट के ले जाऊंगा, जिधर मैं खींचता हुआ ले जाऊंगा, जिधर मैं फोर्स लगाऊंगा, जिधर मैं एक्सेलरेशन लगाऊंगा, क्या वेलोसिटी उधर ही डेवलप होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब पहले उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, और जब मैंने एक्सेलरेशन दिया तो उधर ही वेलोसिटी डेवलप होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। तो मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और देख, इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 90 डिग्री, अगर ऐसा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में हमेशा एंगल 90 डिग्री, हमेशा एंगल 90 डिग्री, ये पूछ लेते हैं ऐसा सवाल, तो पाथ सर्कुलर होगा। पाथ कैसा होगा बोलो? सर्कुलर होगा। क्यों होगा सर सर्कुलर? सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर। तो पाथ सर्कुलर ही होगा जब एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, लिखा है बेटा रामलाल, ऑलवेज, चेंज नहीं हो रहा। किसी तरीके से तुम घुमाते जा रहे हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में हमेशा एंगल 90 डिग्री है, तो पाथ पक्का कैसा होगा? सर्कुलर। आओ यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की बात करें। अब प्रोजेक्टाइल में क्या किया तुमने? देखो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 और 180 के अलावा कुछ भी होगा तो पाथ होगा पैराबोला। समझ लेना ढंग से, मैंने स्ट्रेट लाइन बताया, सर्कुलर बताया और पैराबोला बताया, इससे आगे तुमसे कभी नहीं पूछते। अगर वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 0 और 180 के अलावा कुछ भी है, 0 और 180 है तो स्ट्रेट लाइन, 0 और 180 के अलावा कुछ भी है तो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल पैराबोला। ये होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, अब सुनो, पहले यू में वेलोसिटी दिया,
एक्सीलरेशन इधर है, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। तो मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन भले ही पाथ कहां भी जा रहा हो, लेकिन एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, नीचे 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 नीचे। मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। किसी भी इंस्टेंट पे पूछे आपसे कि एक्सीलरेशन बताओ, तो जी डाउनवर्ड कांस्टेंट है। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ध्यान से देखना, मैंने यू से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यू से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया? थीटा। तो मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन जो 2D है उसको 2D मानता ही नहीं, उसको मैं ब्रेक कर दूंगा 1D प्लस 1D। प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी सवाल को अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको 1D प्लस 1D के कंसेप्ट से ही सॉल्व करना है, 2D का कंसेप्ट कुछ होता ही नहीं। तो चलो आप नया पेज लेते हैं और आपको सिखाते हैं। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे मैंने पार्टिकल को यू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे फेंका। कभी कभी क्वेश्चन में वाई एक्सिस बीच से थीटा दे देते हैं, तो सारी कहानी बदल जाएगी, याद रखिएगा, पहले बता देता हूं। यहां से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल यहां पहुंचा, बहुत सही, पार्टिकल यहां पहुंचा। लेकिन मैं यार 2D मोशन में इंटरेस्टेड हो ही नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 2D, आई एम इंटरेस्टेड इन 1D along x axis एंड अदर 1D along y axis। मैं इस दोनों में इंटरेस्टेड हूं। तो तुम वेलोसिटी बोलोगे यू दिया है थीटा एंगल पे, लेकिन मुझे मत काम की है ही नहीं वो। तुम जैसे वेलोसिटी दोगे उसका मैं एक्स कंपोनेंट ले लूंगा, यू एक्स, क्योंकि कंपोनेंट लेना वेक्टर में इसलिए सिखाया था मैंने। ये यू है थीटा एंगल पे, तो ये यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो मैं हमेशा यू एक्स को यू कॉस थीटा लिख ले करूंगा, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगा यू वाई, जो होगा यू साइन थीटा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को 0,0 मान लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव तो डिफाइन करना पड़ेगा। आगे की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेंगे। फिर अपने रेफरेंस पॉइंट भी डिफाइन किया, रेफरेंस पॉइंट भी डिफाइन किया। अब मैं कहूंगा कि मैं इसको प्रोजेक्टाइल पाथ की तरह देख ही नहीं रहा। एक्स एक्सिस में बताओ वेलोसिटी कितनी दी? मेरे लिए एक्स एक्सिस का मोशन बिल्कुल अलग। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना दिया है? यू एक्स, यू एक्स दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कब दिया है? ये t इज इक्वल टू 0 की कहानी है, t इज इक्वल टू 0। और y एक्स एक्सिस में कोई भी पुशिंग और पुलिंग फोर्स नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0। सर y में तो है। मैं क्या बताया तुम्हें? जब मैं x की बात करूंगा तो x की करूंगा, मुझे y से मतलब ही नहीं, मैं सोचूंगा ही नहीं। मैं सवाल को तोड़ रहा हूं, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को 1D जैसा करा के दिखा दूंगा तुम्हें भी। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी है, चल, और वो तो पढ़ चुका है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हर एक चीज में फील दिला दूंगा कि वो मोशन अंडर ग्रेविटी है। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल होता ही नहीं। गजब बात कर रहे हो यार, मैं सही बात कर रहा हूं, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है इसकी? यू कॉस थीटा। एक्स का एक्सेलरेशन बोलो क्या है? 0। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर एक्स की फाइनल वेलोसिटी बोलो तो ये यू एक्स ही होगा, मतलब यू कॉस थीटा आई कैप ही होगा। किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी यू कॉस थीटा आई कैप ही होगा। यहां पे मैं देखूं, मान लो इसको u से फेंका है, तो इधर वेलोसिटी बोलो क्या होगा? u cos थीटा। यहां पे वेलोसिटी क्या होगा? u cos थीटा। अरे सर वेलोसिटी बता रहे हो कि x का बता रहे हो? x की बता रहा हूं, मैं बात ही x की कर रहा हूं, मैं y की बात ही नहीं करूंगा। बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे x की वेलोसिटी क्या होगा? u cos थीटा। यहां पे x की वेलोसिटी बोलो u cos थीटा, यहां पे x की वेलोसिटी बोलो u cos थीटा, मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। किसी भी इंस्टेंट पे x की वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। यस, यूनिफॉर्म इन x एक्सिस, यूनिफॉर्म मोशन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मोशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है। मैंने नॉन यूनिफॉर्म लिखा है, वो वाई की वजह से नॉन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से है, लेकिन एक्स का मोशन यूनिफॉर्म है। एक्स एक्सिस में किसी भी टाइम पे मैं अगर डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ये होगा यू एक्स इंटू टी, मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप। ये है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। टी टाइम में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? इतना करेगा। मतलब अगर तुम एक्स का मोशन देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से u cos थीटा से, ऐसे चल रहा है u cos थीटा से, सब ऐसे चल रहा है u cos थीटा से। ये है एक्स एक्सिस का मोशन। मुझे y के बारे में मैंने कुछ भी बात नहीं करी।
अब आओ, मैंने एक्स का पूरा मोशन अलग ले लिया, एक्स में सब बताया, इनिशियल वेलोसिटी बताया, एक्सीलरेशन बताया, फाइनल वेलोसिटी बताया, किसी टाइम में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा एक्स में वो बताया, एक्स का वेलोसिटी प्रोफाइल बताया, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स में चलता रहेगा, मोशन का नेचर बताया, यूनिफॉर्म मोशन है, अलग कर दिया, एकदम अलग कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। अब वाई की बात करूंगा, वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, यू साइन थीटा, तो टी इज इक्वल टू 0 पे वाई की इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या होगा, यू साइन थीटा, एंड वाई का एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी डाउनवर्ड है इसलिए। अच्छा, मतलब वाई में जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है जैसा मोशन अंडर ग्रेविटी में हुआ था। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या लिखा था आपने, यू आई माइनस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, किसी भी टी टाइम पे वाई की डायरेक्शन वेलोसिटी देखेंगे तो देखो यू आई माइनस जी टी, ले जे क्या है, अगर तुम्हें साइन के टर्म्स में लिखना है तो यू आई की वैल्यू असल में क्या है, यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा से घबराओ नहीं, ये क्यों आया है, क्योंकि मैंने वेलोसिटी इधर दी है यू, तो इसको ऊपर की डायरेक्शन में मिला है यू आई। अगर मैं इसको ऊपर की डायरेक्शन में सिर्फ यू आई ही देता, यू आई देता तो यू आई से जाता, तो मैंने इधर दिया है यू तो ऊपर मिला है यू आई, तो किसी भी टी टाइम के बाद वेलोसिटी होगा यू आई माइनस जी टी, और यू आई की वैल्यू आ गई है सिर्फ यू साइन थीटा। तुम्हें क्यों आई है, क्योंकि यहां से थीटा एंगल पे फेंका था। असल में तुम्हारे लिए तो काम इंपॉर्टेंट बात है कि कितने वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंका, यू आई से यू आई से यू आई से यू आई से, और वो लगातार धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। देखो यू साइन थीटा माइनस जी टी, अब किसी भी टी टाइम पे ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करेगा वो होगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, 1D में सिखाया, 2D में सिखाया, सिर्फ वाई एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, सिर्फ वाई एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी देखो चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा, वाई एक्सिस वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, और वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी था ऊपर की तरफ यू साइन थीटा, फिर धीरे से कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर रुक गया, फिर नीचे धीरे 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 वेलोसिटी डेवलप हुई, मैक्सिमम हाइट पे वाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई 0, अभी तो वो ऊपर जाना बंद किया, पहले ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था, फिर वो नीचे कैसे क्यों गिरने लगा। एक्स को अलग नजरिए से देखो तो एक्स में तो आगे जा ही रहा है, क्योंकि एक्स में कोई धक्का खिंचाव नहीं है, कोई पुशिंग पुलिंग फोर्स नहीं, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्स में तो यू कॉस थीटा से जा रहा है। वाई में यहां पे रुक के फिर नीचे आया है। देखो अगर मैं किसी पार्टिकल को यू एक्स से आगे फेंक दूं और उसी इंस्टेंट पे एक पार्टिकल को यू वाई से ऊपर फेंक दूं, तो अब इसको फील करना, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं, तो ये आगे 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 जाता रहेगा, आगे जाता रहेगा, और यूआई में ये ऊपर जाएगा, और नीचे तुम्हारा है एक्सेलरेशन, तो ऊपर जाएगा रुकेगा फिर नीचे आएगा। अब इन दोनों पाथ को कंबाइंड कर दो, तो एक्स में पार्टिकल जब यहां होगा कभी तो वाई में यहां होगा, जब एक्स में यहां आएगा तो वाई में यहां आएगा, जब एक्स में यहां आएगा तो वाई में यहां जाएगा, जब एक्स में यहां आएगा तो वाई में यहां आएगा, फिर जब एक्स में आगे ही जाएगा तो वाई में नीचे गिरेगा, एक्स में आगे जाएगा तो वाई में नीचे गिरेगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, पार्टिकल यहां दिखाई देगा, इन दोनों को मिलाओ, पार्टिकल यहां दिखाई देगा, इन दोनों को मिलाओ, पार्टिकल यहां दिखाई देगा, इसको और इसको मिलाओ, पार्टिकल यहां दिखाई देगा, फिर इसको और इसको मिलाओ, पार्टिकल नीचे आता जाएगा। ये पाथ है, तो ये कंबाइंड पाथ दिखा आपको प्रोजेक्टाइल जैसा। ये दो मोशन का, इंडिविजुअल मोशन का, दो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मोशन का सम करके दिखा दिया तुम्हें, और सम करके जैसे ही दिखाया तो वेक्टर मैंने पढ़ाया, तोड़ दो। तुम्हारे साथ खेल रहा था बेटा प्रोजेक्टाइल, खेल रहा था प्रोजेक्टाइल। बताओ 2D मोशन है कि 1D, अगर मैं पूछूं मेरे लिए बताना, दुनिया को मत बताना, पागल समझेगा, पागल समझेगा दुनिया, बोलेगा कौन मास्टर गलत पढ़ा दिया, लेकिन मेरे लिए क्या बताओगे, बोलो प्रोजेक्टाइल कौन कितना मोशन है, पागल मास्टर, पागल बन जाओ, डॉक्टर बनने के लिए पागल बनना पड़ेगा। सुनो, पागल मास्टर ने मेरी बात सुनो, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है सर, प्रोजेक्टाइल मोशन है 1D प्लस 1D, एक्स एक्सिस का 1D प्लस वाई एक्सिस का 1D, एक्स एक्सिस का 1D प्लस वाई एक्सिस का 1D, एक्स एक्सिस का 1D यूनिफॉर्म मोशन है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी दोगे वही रहेगा, एक्स में एक्सीलरेशन 0 है, तो एक्स की वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन के लिए ux इंटू टी होगा, किसी टाइम में एक्स का डिस्प्लेसमेंट, किसी टाइम में एक्स का डिस्प्लेसमेंट ux इंटू टी होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस वाला मोशन यूनिफॉर्म होता है, एक्स में एक्सीलरेशन 0 होता है, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वाई में वेलोसिटी दिया है वो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा होगा, ऊपर जाके नीचे गिरेगा, ऊपर जाके नीचे गिरेगा, और ये दोनों अलग अलग करके आपको आता है, तो बस पूरा प्रोजेक्टाइल आ गया बेरामलाल। इसलिए मैंने मेहनत करके ये दोनों अलग करके दिखाए हैं। किताबों में देखोगे, कहीं पढ़ोगे तो प्रोजेक्टाइल बता के सीधा हाइट का फॉर्मूला ड्राइव कराते हैं, रामलाल कंसेप्ट सीख लेना यार,
बेसिक से पढ़ना था ना, फील करना था ना। देखिए क्या है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये पूरा देखो पाथ एकदम बना के दिखाया मैंने। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा, एक्स में और वाई में क्या होगी यू साइन थीटा माइनस टी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वेलोसिटी एट टाइम टी बताओ। अब मैं वेलोसिटी एट टाइम टी पूछ रहा हूं, मतलब मैं पूछ रहा हूं एक्स एंड वाई की वेलोसिटी का सम। क्या पूछ रहा हूं बोलो, एक्स एंड वाई की वेलोसिटी का सम। तो मैं लिखूंगा एक्स की वेलोसिटी टी टाइम पे यू कॉस थीटा आई क्या, ये चेंज ही नहीं होता एक्स में वेलोसिटी। और वाई क्या होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी जे के। तो स्पीड जो होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वो ऐसा हो जाएगा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, दैट्स इट। देखिए बेटा, जो मैक्सिमम हाइट है, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, ये कौन सी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एक्स की वेलोसिटी, गिवन वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसको आपने वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है, वो है यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g, जो कि होगा यू वाई की वैल्यू होती है यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बेटा, टाइम फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी कितना दिया आपने यू वाई, तो 2u/g। तो ये देखो दो फॉर्मूला एक ही साथ आपको समझ आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। अगर आपको u गिवन है, नेट वेलोसिटी और थीटा गिवन है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपको डायरेक्टली x का और y का वेलोसिटी अलग अलग दे दिया, तो इसको यूज करेंगे आप। रेंज इज इक्वल टू होता है 2ux uy बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो जो रेंज है वो एक्स और वाई दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि रेंज में ऑब्जेक्ट कितना चल के जाएगा एक्स डायरेक्शन में, जब तक ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा। जब तक ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा ये यूआई पे डिपेंड करता है, और आगे कितने स्पीड से जा रहा है वो यूएक्स पे डिपेंड करता है। अब इस पे एक सवाल पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा पाथ बनाते हैं और दूसरा पाथ साहब ये बनाया अपन ने, बहुत दूर जाके गिरा एक पार्टिकल पहले ही गिर गया, तो टाइम ऑफ लाइट कंपेयर करिए। टाइम फ्लाइट के लिए ऑप्शन बना देते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। ये तो महाबकवास ऑप्शन है, ये कह रहा है इसका टाइम ज्यादा लगेगा इसका टाइम कम लगेगा ना। T2 इज ग्रेटर देन T1, ये भी गलत है। एक ऑप्शन ये देते हैं T1 इज इक्वल टू T2, और ये सही है। हाउ T1 इज इक्वल टू T2, क्यों T1 इज इक्वल टू T2 होगा? T1 इज इक्वल टू T2 इसलिए होगा कि दोनों का मैक्सिमम हाइट आप देखें H1 और H2 ये सेम है। अगर दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, देखिए ध्यान से, ऑलमोस्ट मैंने बनाने में थोड़ा नीचे रह गया होगा, वैसे सेम ही बनाया है, मैक्सिमम हाइट सेम है। भले ही आगे जाके गिरा है, एक पहले गिर गया, लेकिन मैक्सिमम हाइट दोनों का सेम है। मैक्सिमम हाइट सेम होने का मतलब है कि दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहा होगा। एच मैक्स सेम है तो जी तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम रहा होगा। और अगर दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, सॉरी मैक्सिमम हाइट सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहा होगा, और दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। ये आगे इसलिए गया है, उतने ही टाइम तक चला है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगा, वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो टाइम फ्लाइट सेम होगा। आगे क्यों गिरा? तो आगे इसलिए गिरा क्योंकि एक्स में इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इसकी एक्स में वेलोसिटी कम है तो आगे कम जा पा रहा है, ये ज्यादा जा पा रहा है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन एच एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड हॉरिजॉन्टल रेंज एच एन आर, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एच का फॉर्मूला होता है बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और अगर मैं इसको रेंज से डिवाइड करूँ तो रेंज का फॉर्मूला होता है, देखो बेटा रेंज का फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। यहां से जी से जी कटेगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटेगा, और साइन स्क्वायर से साइन थीटा कटेगा। देखो ये साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो एक साइन थीटा बचेगा। बहुत ही आसान फॉर्मूला दिख रहा है, एच बाई आर इज इक्वल टू साइन बटा कॉस टेन थीटा बाई 2/4। तो ये रिलेशन आता है, एच बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, या आप ये ऐसे रख सकते हैं, एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4, वेयर टेन थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टेन थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस पे डायरेक्ट बहुत सारे सवाल नीट में पूछे जाते हैं, तो ये रिलेशन हमें याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी याद है तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
असल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मोशन एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मोशन एट एनी टाइम टी। अब बोलोगे सर आपने बोला था दोनों में रिलेशन होता ही नहीं है। हाँ नहीं होता। चलो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का पहले फील दिलाता हूँ। इफ पोजीशन वेक्टर position at time t r vector is equal to 2ti cap plus 4t square j cap, then find path of object। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन है किसी टी टाइम पे, देखो दिखा है 2ti cap एंड 4t square j cap, तो ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा, वो किस तरह के पाथ पे चल रहा होगा। तो पाथ निकालने के लिए आपको असल में रिलेशन निकालना होता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल। सर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल कैसे सकते हैं? देखो ये आर है, मतलब ये एक्स है, एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो तुम सॉल्यूशन देखोगे तो एक्स इज इक्वल टू 2t गिवन है एंड वाई इज इक्वल टू 4t स्क्वायर गिवन है। एक्स का रिलेशन किसके साथ है? टाइम के साथ। एक्स का रिलेशन, एक्स की दोस्ती टाइम के साथ है, वो टाइम के साथ अलग घूम रहा है। और टाइम बड़ा होशियार है, उसकी दोस्ती वाई के साथ भी है। देख इधर, उसका रिलेशन वाई के साथ भी है। टाइम का रिलेशन एक्स के साथ भी, एक्स और टाइम के बीच रिलेशन है, वो अपना रिलेशन में है, दोनों दोस्त है दोनों। और वाई और टी के साथ भी खुद का रिलेशन है इन दोनों का। लेकिन एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है। अगर एक्स और वाई को मिलाना चाहे तो कौन मिला सकता है? टाइम ही मिला सकता है, क्योंकि टाइम दोनों का दोस्त है, दोनों के साथ टाइम का रिलेशन है। टाइम का रिलेशन एक्स के साथ भी है, टाइम का रिलेशन वाई के साथ भी है। अगर तुम चाहते हो कि दोनों अलग अलग हैं, ये भी टाइम के साथ खुश है और ये भी टाइम इसके साथ भी है, अब टाइम को लगा कि यार इन दोनों को मिला देना चाहिए, चलो, तो टाइम ही है जो इन दोनों को मिला पाएगा। कैसे? टाइम कहेगा आओ, एक्स आओ, टाइम बोलेगा एक्स आओ, एक्स बाई 2 हो जाओ, टी बराबर एक्स बाई 2 हो जाओ, और आओ मैं वाई से मिलाता हूं, इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 4, टी की वैल्यू एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ये भी 4x स्क्वायर। मतलब ये पाथ आ गया। कैसा पाथ आया? पैराबोला। कि वाई और एक्स में रिलेशन अगर ऐसा हो तो पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। एक्स और टी में जब हम रिलेशन निकालते हैं वही समय पाथ पता चलता है। वहां से क्या पता चलता है? पाथ पता चलता है। देखना आगे, अगर ऐसा रिलेशन दिया हो, x इज इक्वल टू दिया हो a साइन ओमेगा टी आई कैप एंड y इज इक्वल टू दिया है a कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब बोला है कि अगर x एंड y कोऑर्डिनेट इस तरीके से चेंज हो रहे होंगे तो पाथ क्या होगा? x एंड y कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछा पाथ क्या होगा, तो बेटा पाथ मतलब x और y का रिलेशन। लेकिन x का रिलेशन किसके साथ है? t के साथ। और y का रिलेशन भी किसके साथ है? t के साथ। अब इसमें से अपना मुद्दा तो यह है कि t को हटा के x y को मिलाना। अब वो कैसे मिलेगा? वो हो सकता है डिवाइड करके मिले, मल्टीप्लाई करके मिले, ऐड करके मिले, बस दोनों को मिलाना। तो यहां से देखो ध्यान से, एक्स और वाई गिवन है, इन दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इधर होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ए स्क्वायर बाहर, ये होगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और ये कैसा है? तो ये सर्कल का इक्वेशन है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब आइए प्रोजेक्टाइल में चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं अपन? प्रोजेक्टाइल में देखते हैं। यार क्या हो रहा है, ये लाइट जाने से वैसे गड़बड़ हो गया सिस्टम। प्रोजेक्टाइल में चलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टी टाइम पे क्या था? ux इंटू टी, मतलब सर u cos थीटा इंटू टी। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या था? सर u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर ये था। अब यहां से t की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, t की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, तो यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो t बराबर आएगा x बाई यू कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू रखो जैसे पहले रखा था, तो t की वैल्यू होगा x बाई यू कॉस। अरे यार रामलाल, t इज इक्वल टू x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस थीटा में का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है। यहां से देखो तो u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कॉस हो जाएगा टैन, तो ये होगा y बराबर x टैन थीटा माइनस हाफ जी
एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। इस एक एक्स टेन थीटा को बाहर निकालोगे तो सर एक्स टेन थीटा यहाँ पे है तो एक बचेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक एक्स बाहर जाएगा, टेन थीटा है ही नहीं, तो टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो और फिर टेन थीटा को बाहर निकालो तो नीचे टेन थीटा बचेगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करके देखा तो ये रेंज का फॉर्मूला बन रहा था एग्जैक्टली। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब बोलेंगे सर ये करके दिखाओ, तो तुम किस लिए बैठे हो, देखने के लिए? एक लाइन कर लोगे खुद, यहाँ से एक्स टेन थीटा को कॉमन निकालो, ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें याद होना चाहिए। बीच में ब्लैंक पेज आ गया बेटा, नोट्स में इसको इग्नोर करना, ये हट डिलीट भी नहीं हो रहा है। अब आते हैं अपन सवाल पे प्रोजेक्टाइल मोशन के। प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल पे आते हैं। हाँ, अब सवाल देखना प्रोजेक्टाइल मोशन के नीट में कैसे कैसे पूछे गए। नीट के पूछे हुए एकदम सवाल लूंगा मैं। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर एट एन एंगल। देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है क्या? ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos थीटा रहता है और एक्सीलरेशन तो हमेशा जी डाउनवर्ड रहेगा। तो नेट वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, तो सिर्फ वेलोसिटी बोल दो तो एक्स में ही बचा वेलोसिटी, तो ये होगा एक्स वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी एक्स में और नेट एक्सीलरेशन वाई में, तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और याद करो मैंने आपको 1D में समझाया था एक्सीलरेशन पढ़ाते समय कि जब भी एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल और या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यहां पे मैक्सिमम हाइट पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहा जा सकता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो सर्कुलर मोशन में होता है, तो बेटा इस इंस्टेंट पे ये पार्ट ऑफ सर्कल भी तो हो सकता है, इंस्टेंटेनियसली कह सकता हूं ना सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसी है। पूछते हैं ऐसा सवाल कि एट मैक्सिमम हाइट वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एट मैक्सिमम हाइट वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा? जी होगा। वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जी होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 minus theta and 45 plus theta from the same point and same velocity are in the ratio। अब सुनना, मैक्सिमम रेंज का क्या कंडीशन होता है वो समझो। सर मैक्सिमम रेंज आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मैं कहूं कि मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो साफ मतलब है कि रेंज मैक्सिमम करने के लिए आप मान लो यू को कांस्टेंट मानते हो तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और साइन 2 थीटा हो, साइन 3 थीटा हो, साइन 5 थीटा हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है। तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, और वो कब होगा? व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। जब साइन कोई भी एंगल 1 हो जाए, मतलब वो एंगल 90 था तो 2 थीटा 90 था, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 45 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये मैथमेटिकली मैंने सॉल्व किया, फिजिकली भी फील करा देता हूं तुम्हें। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है क्रिकेट में? राहुल द्रविड़? नहीं सर वो तो अब खेलता भी नहीं। अच्छा मान लो खेलता हो तो राहुल द्रविड़ के खेलने का तरीका क्या है कि वो बॉल को 0 डिग्री पे हिट करता है, ग्राउंड से ऊपर उठता नहीं, अब कैच आउट ही नहीं हो पाएगा वो कभी। राहुल द्रविड़ तो ऐसे ही खेलता है ना, ज्यादातर फोर मारते हैं, बॉल ऊपर उठाता ही नहीं, आउट ही कैसे होगा? कैच आउट हो ही नहीं सकता वो। अच्छा सर, और वीरेंद्र सहवाग को देखा होगा तो कई बार वो डक पे आउट होता है, जैसे बॉल आया, बाउंसर को ऐसे हिट करा, बॉल सीधा 90 पे चला गया, बॉल 90 पे गया तो ऊपर गया और फिर नीचे आ जाता है बॉल। मतलब उसका रेंज क्या होता है? जीरो। अगर थीटा को 90 पे रख दो, मतलब 90 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट कर दो, उसका रेंज जीरो होगा। क्यों? दो तरीके से मैथमेटिकली, थीटा को 90 रखो तो 90 इंटू टू 180, साइन 180 होता है जीरो, तो रेंज जीरो। ये तो मैथमेटिकली हुआ। फिजिकली तुमने पूरी वेलोसिटी वाई में दे दी, एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं दिया, तू पूरी वेलोसिटी वाई में दे दी, एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं दिया, तो
एक प्लेयर तो ऐसा है कि 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं दिया, तू पूरी वेलोसिटी वाई में दे दी, एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं दिया, तो रेंज क्या होगा? 0। अब एक प्लेयर तो ऐसा है कि 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहा है, एक 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहा है, दोनों के लिए रेंज डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 0 पे किया तो हवा में तो किया ही नहीं ना, सीधा सीधा बॉल जा रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं हुआ। अब मान लो किसी हार्दिक पांड्या आया, नहीं हार्दिक पांड्या से पहले रोहित शर्मा आया, रोहित शर्मा ने बॉल को हिट करा और बॉल 1 बाउंस फोड़ गया, मतलब बाउंड्री यहाँ है, 1 बाउंस फोड़ गया या 2 बाउंस फोड़ गया। फिर आता है विराट कोहली, विराट कोहली देखा कि यार थोड़ा सा और ऊपर हिट करना पड़ेगा, उसने थोड़ा और ऊपर हिट किया, इसका 1 बाउंस फोड़ गया। अब आता है महेंद्र सिंह धोनी, वो कहता है कि अच्छा ये बात है तो थोड़ा और ऊपर करते हैं, और ऊपर करा, इसका भी 1 बाउंस फोड़ गया। अब आता है हार्दिक पांड्या, वे इसको तो और ऊपर हिट करना पड़ेगा, वो और ऊपर हिट करा, उसका बॉल और नीचे गिरा, सेम स्पीड से सारे हिट कर रहे हैं, बॉल और पीछे गिरा, बोला कि यार ऐसे नहीं होगा, और ऊपर करो, और ऊपर किया, बॉल और पहले हिट किया, और ऊपर करो और पीछे किया, और ऊपर करो और पीछे किया, मतलब पहले जैसे जैसे मैंने एंगल बढ़ाया तो रेंज बढ़ रहा था, और एक इंस्टेंट पे मैक्सिमम रेंज मिला कहीं, उसके बाद और एंगल बढ़ाने से रेंज कम हो गया। मतलब मैथमेटिकली ये फील करो यहाँ पे, मतलब फिजिकली ये फील करो कि सेम यू के लिए अगर आप थीटा बढ़ाते हो तो रेंज बढ़ता है, लेकिन थीटा 45 पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद थीटा बढ़ाओगे तो फिर से रेंज कम होने लगता है। सचिन तेंदुलकर आया, क्रिकेट का भगवान, उसको पता है वो कम एफर्ट लगाएगा, मतलब इफेक्ट तो सारे का यू का है, 45 पे प्रोजेक्ट करेगा तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। सर मतलब 6 मारने के लिए 45 पे प्रोजेक्ट करना जरूरी है क्या? अगर आप यू कांस्टेंट रख रहे हो, सारे इंडियन प्लेयर्स थोड़े कमजोर टाइप के हैं, सबका यू सेम ही है लगभग लगभग, यू सेम रख रहे हो तो 6 मारने के लिए टेक्निकल शॉट खेलना पड़ेगा, थीटा 45 रखना पड़ेगा। लेकिन क्रिस गेल, उसके लिए थीटा 15 डिग्री पे भी 6 मार देता है वो, 45 तो छोड़ो, थीटा 15 भी रहेगा ना तो भी थीटा 85 पे भी 6 जाता है उसका, क्योंकि उसका यू जबरदस्त है। दो तरीका है, अगर यू कमजोर है तो थीटा बढ़ाओ, थीटा सॉरी 45 रखो, ज्यादा बढ़ाओगे तो दिक्कत है। अगर तुम्हारा यू कम है तो थीटा 45 रखो, टेक्निकल शॉट खोलो। और अगर तुम्हारा यू जबरदस्त है तो ऐसा नहीं है कि 45 पे ही जाएगा, 15 डिग्री पे भी 6 मार सकता है, लेकिन उसके लिए यू का जबरदस्त होना जरूरी है। थोड़ा सा फील आया फिजिकली ये, तो बताओ मैक्सिमम रेंज कितने में मिलता है? 45 पे। अच्छा सर 45 पे मैक्सिमम है, अगर मैं 40 डिग्री पे रेंज देखूं तो कम होगा 45 के कंपेयर में। अच्छा अगर 50 डिग्री पे देखूं तो वो भी कम होगा, कितना कम होगा? तो 45 पे मैक्सिमम, उससे एंगल कम करते जाओगे, एंगल कम करते जाओगे, रेंज कम होगा। 5 डिग्री एंगल कम किया तो 5 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग रेंज कम होगा, और 45 से 5 डिग्री बढ़ाओगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी रेंज कम होगा। कितना कम होगा? तो सेम डिग्री पे सेम पैटर्न में कम होता है, क्योंकि बड़ा सिमेट्रिक है। तुम ये देखो कि ये 45 पे है, इधर तुम आते जाओगे तो 0 डिग्री पे रेंज 0, 90 डिग्री पे भी रेंज 0, मतलब 45 से जितना आगे जाओ उतना ही अगर पीछे जाते हो तो रेंज सेम डिक्रीज होगा, मतलब इन दोनों पे रेंज सेम मिलेगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो थीटा 1 पे और थीटा 2 पे रेंज सेम है, तो ये 45 से उतना ही पीछे जितना ये 45 से आगे है, मतलब इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सॉरी, थीटा 10 डिग्री पे और थीटा 80 डिग्री पे रेंज सेम होगा, थीटा 37 पे और थीटा 53 पे रेंज सेम होगा। और इन सब का सम देखो, 40 50 90, 10 80 90, 35 और 53 90, ये 45 से एक जितना आगे उतना 45 से पीछे। तो दो तरीके से आपको याद रखना है। देखो यहां पे एक को प्रोजेक्ट किया 45 माइनस थीटा से और दूसरे को प्रोजेक्ट किया 45 प्लस थीटा से, इन दोनों को ऐड करो तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐड करो तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक जितना 45 से देखो पीछे उतना एक 45 से आगे है, तो रेंज दोनों पे सेम मिलेगा, 1:1 मिलेगा। क्या आपको मैक्सिमम रेंज का कंसेप्ट समझ आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी कंसेप्ट समझ आया? नेक्स्ट देखिए, यार पीछे कैसे चला गया ये, ठीक है यहाँ आ जाओ। A cricket ball of mass m heated at an angle 45 degree to the horizontal with velocity v। क्रिकेट बॉल को v वेलोसिटी से 45 पे प्रोजेक्ट किया, देन काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अरे यार टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा इसका u cos 45, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m इंटू यू कॉस्ट 45 का होल स्क्वायर,
यहाँ से निकाल लो, इजी है एकदम, कोई खास बात नहीं है। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। हाइपरबोला होगा नहीं, लीनियर कब होता है बता दिया, सर्कुलर कब होता है ये भी बता दिया। पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसका इक्वेशन भी देखो, y इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल दोगे ऐसे होता है x tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, ये इक्वेशन है। इसको अंदर ले जाओगे तो ऐसे लिख सकते हो x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बटा आर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो देखो किसका इक्वेशन आ रहा है, पैराबोला का। तो मैंने तो जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थ्योरेटिकल है लेकिन अपने को समझना पड़ेगा। इसमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करता है। फुटबॉलर किक्ड बाय ए प्लेयर, फुटबॉल किक्ड बाय ए प्लेयर। अगर एक फुटबॉल को एक प्लेयर किक करता है तो उसका पाथ ऐसा होता है, तो प्रोजेक्टाइल है। अब बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ रूफ, रूफ से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो ये भी प्रोजेक्टाइल पाथ है, ये भी प्रोजेक्टाइल पाथ है। अब बुलेट फायर फ्रॉम द रिफल, अगर यहां से एक बुलेट फायर करते हो, मान लो आपको इस आदमी को मारना है तो सीधा गन इसके खोपड़ी पे चला दोगे क्या? और क्या सर, सीधा गन इसके खोपड़ी पे मार देंगे। खोपड़ी पे मारोगे गन पहुंचेगा यहाँ। अगर इसके खोपड़ी पे ही मारना चाहते हो तो यहाँ पे टारगेट करो, अपने आप ग्रेविटी की वजह से थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसके खोपड़ी में लगेगा। मतलब ये पैराबोलिक पाथ होता है। एंड एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ, एयरक्राफ्ट इंजन से कंट्रोल होता है ना। एयरक्राफ्ट का जो इंजन होता है एक्स में भी फोर्स लगा लेता है अपने पे, और ग्राउंड और उसके बीच फ्रिक्शन भी होता है। तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल पाथ नहीं है, तो ये आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ अ स्टोन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट। एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया, ऊपर जाने में 4 सेकेंड लगा, देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज, ऊपर जाने का 4 सेकेंड तो नीचे आने का भी 4 सेकेंड ही होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा यूनिफॉर्म होता है इसका भी मोशन, ऊपर का 4 सेकेंड तो नीचे का भी 4 सेकेंड। टोटल टाइम इज 8 सेकेंड, टोटल टाइम इज 8 सेकेंड। नेक्स्ट देखना बेटा, a maximum height attained by a ball projected with speed इतना at an angle 45 with the horizontal is। अच्छा, horizontal से इतने एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट पूछा है। फॉर्मूला लगा लो बेटा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो बेटा, थीटा बता दिया और यू बता दिया, और जी की वैल्यू आप जानते हो 10 है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इंडिविजुअल वेलोसिटी नहीं बताया, वो नेट वेलोसिटी बताया यू, और इतने एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो यू इतने एंगल पे प्रोजेक्ट किया बाई 2g। एच मैक्स का फॉर्मूला लगा, तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड एट एंगल इतना डिग्री विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई g। यू की वैल्यू रख दो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा यहां से। बहुत आसान सवाल मैंने 2-3 रख दिए हैं, बहुत आसान सवाल रख दिए हैं। At topmost point of its path, a projectile has acceleration of magnitude। तो टॉपमोस्ट पॉइंट क्या, किसी भी पॉइंट पे, इतने छोटे छोटे सवाल नीट में आते हैं भाई, ये थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो जाओ पहले। प्रोजेक्टाइल पाथ के किसी भी पॉइंट पे, सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन नीचे होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। बहुत इजी सवाल है ये, बहुत इजी सवाल है ये। नेक्स्ट देखो बेटा, इधर देखो, at what angle of elevation should the projectile to be projected with velocity इतना। वो कह रहा है कि थीटा कितना होना चाहिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, सो इट रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, सो दैट उसका मैक्सिमम हाइट 10 मीटर हो। ऐसे सॉल्व करोगे, बोलो सर यू है आपका 20 और हाइट है 10, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो एच 10 बताया आपको और यू 20, मतलब 20 मल्टीप्लाई 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10। 2 से कैंसिल करोगे तो 10 बचेगा, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आया 1/2, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 1/√2। और साइन थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री, जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री। बेटा
कंसेप्ट फील करने और समझने में समय लगता है। सवाल तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, प्रोजेक्टाइल के पूछे जाते एग्जाम में। आगे देखिए, टू प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट पाई बाई 4 प्लस थीटा एंड पाई बाई 4 माइनस थीटा। दोनों को ऐड करो, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। दोनों को ऐड करो, क्या एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे? यस सर, एक दूसरे कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। जितना ये 45 से आगे है उतना ही ये 45 से पीछे है, जितना एक 45 से आगे है उतना ही दूसरा 45 से पीछे है, तो इनका रेंज सेम आएगा, 1:1। रेंज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 1:1, 1:1। A sail is fired vertically with a velocity v1 from a trolley moving horizontally with velocity v2। एक बस है, बस के छत पे बैठे होगे तुम, बस के छत पे बैठे हो या नहीं? बस के छत पे मान लो तुम बैठ गए। कहाँ बैठ गए बेटा? बस के छत पे। नीट में जैसे सवाल पूछे जाते देखो एकदम आसान आसान से पूछे जाते। अगर मैं ग्राउंड से बैठ के देखूं, बस के छत पे तुम बैठे हो, तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हुई? बस के बराबर। तुमको रेस्ट में थोड़ी ना देखूंगा मैं। बस अगर आगे जा रहा है v2 से, तो मैं तो यही देखूंगा ना कि तुम भी v2 से आगे जा रहे हो। अब तुम्हारे हाथ में एक बॉल, तो मैं बॉल की वेलोसिटी कितना देखूंगा? v2 आगे की तरफ। अब तुमने बॉल को v1 से ऊपर फेंक दिया, देख लो, v1 से ऊपर फेंक दिया, तो इसका रेंज क्या होगा ये पूछा है। बेटा कितने आसानी से मैंने समझाया है रेंज का कंसेप्ट। कोई थीटा उठा या नहीं दिया, लेकिन समझो ना, तुम्हें एक्स और वाई की वेलोसिटी दे दी, तो ये इस यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, हवा में चलता हुआ, तो इसका रेंज हो जाएगा 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। तो ये होगा 2v1v2 डिवाइडेड बाई जी, 2v1v2 डिवाइडेड बाई जी। आंसर आ गया। कितना इजी है ये। आगे देखो, ये देखो, टू ऑब्जेक्ट आर थ्रोन अप एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। दो ऑब्जेक्ट को 45 एंड 60 पे मैंने प्रोजेक्ट किया है विद द हॉरिजॉन्टल इफ बोथ ऑब्जेक्ट अटेन सेम वर्टिकल हाइट। दोनों ने सेम वर्टिकल हाइट अटेन किया, मतलब पहले का हाइट बराबर दूसरे का हाइट, लेकिन दोनों का एंगल अलग है, 45 एंड 60। देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ विच दे आर प्रोजेक्टेड। दोनों किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया उसका रेशियो पूछा है। बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दोनों सेम है, तो लिखोगे u1 का होल स्क्वायर, पहले को कितने पे किया? 45 पे, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 2g इज इक्वल टू u2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटा 2g। यहां से 2g से 2g कैंसिल कर लो, और यहां पे देखो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, सबको खत्म कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है। सिंपल आ जाएगा u1 बटा u2 इज इक्वल टू साइन 60 होता है बेटा √3/2 इंटू ये साइन 45 आएगा, और साइन 45 को ले तो 1/√2, तो √2 पर चला जाएगा। √2 से ये 2 कैंसिल करोगे तो नीचे आ जाएगा √2, तो आंसर आएगा ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, √3/2। डी इज करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व भी कर दिया मैंने। बहुत आसान से पेशेंटली आपको सवाल पढ़ना है, उसको कंसेप्ट को अप्लाई करना, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड यू। फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड यू से प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से, कितने एंगल पे? हॉरिजॉन्टली 2 टाइम्स, नहीं बताया। फॉर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड यू, हॉरिजॉन्टल रेंज, अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज इज 2 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। ओके, रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये दिया। रेंज इज इक्वल टू 2h है, और हमने क्या पढ़ा है कि h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4 होता है। तो हम में से सही कौन है? बेटा ये तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये तो होता है, हमेशा होता रहेगा, ये ट्रू है, और ये कंडीशन है इस सवाल का। तो दो रिलेशन आ गए एच और आर में, एक जो हमें पहले से पता होता है वो निकाल के बताया था, और एक ये बताया है आर इज इक्वल टू 2h। यहाँ आर को 2h रख दो, तो 2h एच से एच कटेगा, देखो यहाँ से आर को 2h रखोगे, एच से एच कटेगा, 2 कटेगा, तो tan थीटा आ जाएगा आपका 2। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 2 1 है तो बेस 1 कह सकते हैं, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √5 p² प्लस b² का रूट। अब तुमसे क्या पूछा है? देन हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज बताओ क्या होता है? सर u² 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सर ये तो हमें नहीं पता था, साइन 2 थीटा लिख ले, तो यहाँ पे देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। अरे साइन 2 थीटा को 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख दो। सर साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर 2 बटा हाइपोटेन्यूज √5। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा परपेंडिकुलर, सॉरी बेस 1, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर 2 बेस 1 बटा हाइपोटेन्यूज, ये आ गया वैल्यू। थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले एकदम आसान आसान से सवाल आया,
फॉर्मूला बेस्ड। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। ये देखो, इन द ग्राफ शोन द फिगर बीच क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्टाइल मोशन प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और ये कांस्टेंट है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह सकती? नहीं, ऊपर जाते जाते स्पीड कम होता जाता है, मोमेंटम तो वेलोसिटी वेक्टर कम हो जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, ये आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीजें कांस्टेंट रहती है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो होता है, और दूसरा एक और चीज कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी तो जी डाउनवर्ड कांस्टेंट ही रहा हर समय। दो चीजें कांस्टेंट रहती है, ठीक है बेटा, दो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती है। A velocity at the maximum height of a projectile is √3/2 times the initial velocity. मैक्सिमम हाइट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो होती है यू कॉस थीटा, और वो कह रहा है जो भी वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे, इनिशियल वेलोसिटी का √3/2 टाइम्स है। देन हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ क्या होगा? देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी यू का √3/2 टाइम्स है फाइनल मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होता है यू कॉस थीटा। यहां से यू से यू काट दो तो कॉस थीटा आ गया तुम्हारा √3/2। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर, यहां से पी निकाल दो। और रेंज बराबर क्या होता है? रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2/g, कॉस थीटा इंटू 2। अरे भाई मैंने साइन 2 थीटा को लिख दिया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां से कंडीशन से हमें कॉस थीटा पता चल गया, और कॉस थीटा अगर पता है, अगर मुझे कॉस थीटा पता है तो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दूंगा, ये रेंज आता है। एकदम आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए आप आंसर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, कोई खास बात नहीं है। ये देखो नीट 2013 का पूछा हुआ सवाल है। A velocity of a projectile at initial point is 2i cap plus 3j cap. इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल पाथ का दे दिया 2i cap plus 3j cap। देखो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी दिया इसने 2i cap, एंड वाई एक्सिस की वेलोसिटी दे दिया 3j cap। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा फील से पढ़ाया मैंने आपको। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो ये 2i cap ही रहेगा। वाई में क्या होगा? सेम स्पीड के साथ ही जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये -3j cap हो जाएगा। तो 2i cap -3j cap। देखो 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 2i cap -3j cap, ये आंसर आ जाएगा। 2i cap -3j cap, दिस इज द करेक्ट आंसर। फील आया इस बात का? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। नीट 2014 का सवाल है। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज क्या होगा? तो देखो h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4 होता है, ये रिलेशन हमेशा होता है। और यहां पे उसने क्या बताया कि हाइट और रेंज दोनों सेम है, तो बेटा हाइट से ये रेंज कैंसिल हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4, और यही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 4। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 4। बेटा जो हमने पढ़ाया और समझाया उसी का एप्लीकेशन है बस, जो हमने पढ़ाया और समझाया था उसी का एप्लीकेशन है बस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, देन हॉरिजॉन्टल रेंज इज। किसी भी प्रोजेक्टाइल पाथ का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है, ये गिवन है x माइनस bx स्क्वायर, तो आधे बच्चे से ज्यादा बच्चे आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपका है वो मजदूरी। सर हमारी बेइज्जती क्यों करते हो? अरे भाई तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, नाम रखा है बस, दिल पे ले लेते हो तुम। मैंने एक बात बता दूं मैं तुम्हें, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत बेइज्जती उसकी होती है ना जिसकी कोई इज्जत हो, आपकी कोई इज्जत नहीं है जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते हो, और डॉक्टर बन जाओगे तो मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तो बेटा इज्जत कमाना पड़ेगा। अभी तुम इतने ईगोइस्ट रहते हो, मैं देखता हूँ बच्चों में इतना ईगो रहता है, हम उसने ये बोल दिया, हमको ऐसे बोल दिया, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। बेटा करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे वैसे ही करते रहोगे। दुनिया से इज्जत करवाना नहीं होता, दुनिया खुद ही इज्जत करती है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, कोई बड़ा आदमी भी तुम्हारे पास आएगा, तुम अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बन के कहीं पे हॉस्पिटल में होगे, बड़े बड़े आदमी तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहेंगे।
ऐसे ही खड़े रहेंगे पीछे हाथ डाल के। अभी कोई औकात नहीं, औकात होगा डॉक्टर बन जाओगे मेरा। देखो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है x tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर। तो किताबों में जैसे सिखाया जाता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये होता है। अब इसको और इससे कंपेयर करो, करो तो जरा कैसे करोगे? तो सर यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस समथिंग आएगा, फिर कंपेयर कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, ये है मजदूरी। अब मैं तुम्हें कंसेप्ट से क्या फील करा रहा हूं, देखो एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब मैंने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया। अब मैं अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना बोलूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का कोऑर्डिनेट लिखो 0,0। और यहां का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? सर यहां x में गया r और y में जितना ऊपर उतना नीचे आ गया। मतलब यहां पे तुम्हें x और y में रिलेशन पता है। हाँ, एक रिलेशन पर्टिकुलर पॉइंट पे पता है कि अगर मैं y को 0 रखूं तो x बराबर r होगा। इफ y इज 0 एट दिस पॉइंट देन x मस्ट बी r। अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। बोलोगे क्या? बहुत दूर हो, कोई डाउट नहीं है बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होगा ना। ये एक्स और वाई का रिलेशन मुझे पता है, जहां पे y 0 होगा वहीं पे x बराबर r होगा। ठीक है सर, ओके। और x और y का रिलेशन ये रहा, और मेरे से पूछा है कि रेंज बताओ। अरे रामलाल, कुछ ये भी ना याद करना ना कंपेयर करना, एक लाइन में आंसर लिखना। एमआर स्टार लगाओ, देखो ये क्या कहता है। एमआर स्टार कहता है कि y 0 रख दो तो x बराबर अपने आप r हो जाएगा। तो y को 0 रखोगे, ये इधर आ जाएगा, तो ए आर, y को 0 x को r, ए आर बराबर बी आर स्क्वायर, r से r कटा, r बराबर a बाई बी। आंसर। बजाओ ताली। देख लेना कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया। ए बाई बी आंसर। इससे भी करके लाओगे तो यही आएगा। इसमें क्या दिक्कत है कि तुम्हें इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। अब मैंने जो तुम्हें सिखाया है ना, नीट के लिए ना इक्वेशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कि तुम्हें ये नहीं समझ आया कि x जब r होगा तब y 0 होगा। इस पॉइंट पे y को 0 रख दो, x बराबर r होगा। y को 0 रख दो, x बराबर r होगा। y को 0 रखो फटाफट। मैंने यहां क्या किया? y को 0 रख दिया, ये 0 रखते ये इधर आ गया, ये बना बी आर स्क्वायर बराबर ax। एक r से r स्क्वायर कट, r बराबर a बाई बी। आंसर। मजा आया? अच्छा, इस पूरे में बहुत लोगों को पता चल भी जाएगा, बहुत लोगों को पता नहीं भी चलेगा, लेकिन मैं बहुत ईमानदार हूं बेटा, चीजें मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मैं कल कवर करूंगा। ठीक है ना? कल की क्लास में हाइट से जब किसी पार्टिकल को एक सेक्शन में फेंकते तो नीचे पहुंचता है ना, हाइट टू ग्राउंड। अगर कोई सा कुछ सवाल हो तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज उसको छोड़ दीजिएगा। हाइट टू ग्राउंड का मोशन अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।